अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी कल की डिस्कशन में जो बातें रहीं ज़्यादातर तो मुझे लगता है प्रैक्टिस ही थी। कोई नया काम तो हमने कल कुछ कम ही किया। सिर्फ ये दो रेशोज़ ही थी जो हमने देखी थी, ट्रेनर की और शार्प की। इसी से रिलेटेड फिर प्रैक्टिस हमारी चलती रही थी। तो मुझे तो ये लगता है जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कल। क्यों जी, ऐसा ही है? कुछ नहीं पढ़ा था कल हमने नया इन रेशोज़ के अलावा। तो रेशोज़ के अलावा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए, इलस्ट्रेशन नहीं किए हमने। तो फिर भी कोई सवाल होम असाइनमेंट में कुछ आपको इलस्ट्रेशन दी गई थी, उनमें कोई चैलेंज, कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन 28 के आंसर चाहिए आपको? जी हैं किसी के पास आंसर? हैं जी, ठीक है, बोलें बेटा, आपके पास हैं तो बताइए 28 में क्या आंसर है आपके पास? तो हो जाएंगे, पता लग जाएगा। गलत है सही की तो बात ही नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो जो आंसर है वो बता दें। 28 में आपको चाहिए था वैक निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो डाटा चाहिए होगा, आपने एक लेनी थी के ही पहले लेनी थी, ये फिर आपने के डी लेनी थी जो कि पोस्ट टैक्स होनी चाहिए थी, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए थी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स चाहिए था और वैक आना। ऐसे ही था ना, 4 वैल्यू से फिर वैक, 4 वैल्यू से वैक निकला था ना। तो बोलिए ज़रा जनाब। 11.18% के पे मसला शुरू हो गया, के पे रात आ गया। डी नॉट की वैल्यू कंफर्म करनी है। डी नॉट की वैल्यू होती है डिविडेंड पर शेयर, मोस्ट रिसेंट। तो डिविडेंड पर शेयर क्या है? 2 मिलियन का डिविडेंड है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स 20 मिलियन के हैं, तो 0.1 रुपीज 0.1 इज द डी नॉट। ऐसा ही है। आपने क्या किया? आपने पूरा बैलेंस शीट का पीएनएल डाल दिया, पीएनएल का पीएनएल डाल दिया। डी नॉट इज डिविडेंड पर शेयर। और बाय द वे जो आपने किया वो भी चल सकता है, अगर पूरा वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लें तो ठीक है, तो फिर ठीक है, जो भी करें, लेकिन डिनोमिनेटर में वैल्यू ऑफ इक्विटी भी एक्टिव लेनी थी। तो ठीक है, फिर 11.8 शायद ठीक होनी चाहिए। जी आपने क्या कम डी एक्टिव का मसला डाल दिया आपने? उसमें ना मेरा ना डी नॉट आ रहा था 10, जबकि यहाँ शेयर प्राइस तो 10 पैसा आता है बेटा, 0.1 1 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 20 मिलियन। नहीं वो दैट इज फॉर पेंस, पैसा 50 पैसा। ठीक है जी, जी हो गया। के ही पे हम ओके हैं जी। आगे चलिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, वो तो इरिडीमेबल था, बड़ा सिंपल सा होगा। क्या रहा? 2.72 ओके। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी एक्टिव ली जाती है, ये ख्याल रखना था आपने। जिस तरह के की कैलकुलेशन में एक्टिव शेयर प्राइस आई है, इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में भी शेयर प्राइस जो लेते हैं वो एक्टिव लेते हैं। तो कितनी है जी मार्केट वैल्यू? 34 मिलियन। और वैल्यू ऑफ डेट 5 into 1.285 वैल्यू ऑफ डेट। इस पे कोई मसला है? सॉरी 15 and 5 क्या है बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, विच इज नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू टू शेयर प्राइस। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस। आपने कौन सा पोर्शन डाल दिया बेटा? कोई पोर्शन नहीं होता। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस, दैट्स इट। इट कवर्स एवरी कंपोनेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। तो ये 34 है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है जी? वो भी गलत होगी। क्यों? वो क्यों गलत होगी? बेटा वो तो अगला स्टेप है। दो लगे आपको? आपने स्टेप्स नहीं पढ़े हुए बैक के? क्या पढ़ा आपने? स्टेप नंबर 1 बोलो जरा। आइडेंटिफाई सोर्सेज हो गए, 2 आ गए। स्टेप नंबर 2 कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स आ गई। स्टेप नंबर 3 वो आपने कहाँ पे किया? आपने तो बैलेंस शीट पे उठा के वेट लगा दिया। फिर आप कहते हैं स्टेप पढ़ा मैंने। स्टेप्स बेटा इसलिए लिखवाए जाते हैं कि उसको देख देख के प्रैक्टिस कर करके यू कम यूज टू। और मार्केट वैल्यू को मैंने रैशनल दिया था आपको। इट्स ओनली व्हेन यू यूज मार्केट वैल्यू यू आर एबल टू रीच टू द रीसेंट करंट कॉस्ट। बैलेंस शीट वैल्यूज लेनी शुरू कर दी तो करंट कॉस्ट कहां से आई? और मैंने कल ये जुमला बोला था, वैक में
मार्केट वैल्यू बेस्ड डेट इक्विटी यूज की जाती हैं, मार्केट वैल्यूज यूज की जाएंगी या मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियो यूज की जाएगी। ये कल ही मैंने जुमला क्लास में बोला था, आपने फिर बैलेंस शीट वैल्यूज यूज करी। डेट की वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, आप बेटा आपने किया 6425 मतलब क्या ये 6.425 मिलियन, और फिर यहां से आएगा वैक, क्या आया वैक, नाइन 9.83%। जी जनाब, ये इलस्ट्रेशन 8 का मामला सेटल हुआ और 28 का 31 में कोई मसला जनाब, 30 में आपको अल्फा वैल्यू निकालनी थी और अल्फा वैल्यू पे डिसीजन देना था। उसने पूछा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, और हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा वैल्यू नेगेटिव हो तो ओवर वैल्यूड होता है, अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है तो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो क्या आई थी अल्फा वैल्यू आपकी, कितनी, 30 की अल्फा वैल्यू क्या आई थी 0.89%। जी कैसे निकाली बाय द वे, चलिए ये भी बता दें। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आई, इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिटर्न आपको पता है कॉलम नंबर 3 में 10%, 18%, और हर स्टॉक का वेट आपको गिवन है कॉलम नंबर 2 में, वहां से वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल ली। ठीक हो गया जी, इसके बाद क्या किया आपने, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई बेटा, ये तो साइड पे कर दो ना। कैपिटल मॉडल में क्या डाला, चार कंपनीज हैं, 4 बीटास बनने थे, 4 बीटास बने, फिर वेटेड एवरेज बीटा पोर्टफोलियो का बनाया, फिर पोर्टफोलियो की कैपम रिटर्न बनाई, पोर्टफोलियो की कैपम रिटर्न और पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पहले हमने निकाली उसका डिफरेंस लिया। ठीक है जी, यही स्टेप्स है हमारे। 0.89 उससे आया, बेटा 12.74 क्या है आपका कैपम रिटर्न, कैपम रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, कैपम रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 12.74, और आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पहले बोली थी मुझे वो क्या थी, वो क्या आई थी, जो आपने वेटेड एवरेज रिटर्न बनाई थी बेटा कॉलम नंबर 2 और 3 के डाटा को लेके, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं पूछ रहा हूं, बेटा ये आपका वेट है, ये आपका रिटर्न है 13.63, 13.63, और दोनों का डिफरेंस लेना था हमने, पॉजिटिव है 0.89%, ये अल्फा वैल्यू है। तो जनाब ये अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। जी इलस्ट्रेशन 31 का भी अब कर लें, उसका भी बता दें अगर किया हुआ है कुछ। के यूजिंग डीवीएम, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल 18.4, ये हो गया जी पार्ट 1। पार्ट 2 के यूजिंग कैपम 17.6। पार्ट 3 जी बेटा, तो बड़ा सिंपल था ना, बीटा तो आपको कैलकुलेट नहीं, सिंपल नहीं था, बीटा तो कैलकुलेट करना था ना आपको, कोरिलेशन को लेके, कोई स्टैंडर्ड डिविएशंस को लेके बीटा कैलकुलेट करना था आपको। कितना बीटा था, 1.4। बिल्कुल ठीक है, 1.4 इज द बीटा ऑफ द कंपनी, 1.4 क्या बीटा है, और आरएम में डालें तो कैपम रिटर्न 17.6 आ गई। आगे वैक है, वैक में अब असूलन तो हमें कैपम रिटर्न को यूज़ करके वैक कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 के ही आ गई, कौन दोनों में से वैक में कौन सी जाए, तो हम कैपम रिटर्न को लेके वैक कैलकुलेट कर सकते हैं या एवरेज लेके भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। हम कहें हम एवरेज ले लेते हैं, उससे भी वैक कर लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो लेकिन क्या होता है वादा में वैक, जी क्या आई, क्या गलत आ गया, 11.73 वैक निकाला था आपने। आपको वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट क्या आई, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जी वो नहीं निकाली, तो उसके बाद वैक कैसे निकालिए,
सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़िए। अज्यूम दैट कंपनीज कॉर्पोरेट डेट इज रिस्क फ्री। इसका मतलब है कि कंपनी ने लोन रिस्क फ्री रेट पे लिया, कंपनी को रिस्क फ्री रेट पे लोन ले सकती है। तो कंपनी का रिस्क फ्री रेट पे लोन ले सकती है, इसका मतलब RF इज योर प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज योर लोन इंटरेस्ट रेट। तो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट इट फॉर टैक्स। RF को पोस्ट टैक्स करेंगे, वो आपकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है और यहां से आपका वैक आ जाता है। इसका सोल्यूशन लकीली वन ऑफ वेरी फ्यू एग्जाम्पल जिसका सोल्यूशन अवेलेबल था जी। तो चले जी आगे। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो हमने जो बात यहां पे डिस्कस की है, कॉस्ट, डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट डिफरेंट होती है। देयर आर फ्यू सोर्सेज विच आर चीप एंड देयर आर सर्टेन सोर्सेज विच आर एक्सपेंसिव। जनरली डेट इज चीप एंड इक्विटी इज एक्सपेंसिव। इस डिस्कशन के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम एक और एस्पेक्ट इस डिस्कशन में ले आते हैं। पहले तो हमने कहा था कि हम अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए वैक कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उसके रेफरेंस से काफ़ी डिस्कशन कर लिया हमने। अब उसी डिस्कशन को आगे लेकर चलने के लिए एक छोटा सा हम आपके लेकर थोड़ा सा साइड ट्रिप एक लेते हैं और वो साइड ट्रिप है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि हमने देखा अपनी डिस्कशन में अब तक कि हमारी वैक की वैल्यू हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि वैक जितना लो होगा उतना कंपनी का फायदा है, क्योंकि लो वैक होगा पॉजिटिव एनपीवी बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव एनपीवी बढ़ने से शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ती है। इसका मतलब वैक को लो करने की कोशिश करना एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश है। तो इसका मतलब फाइनेंस मैनेजर इट शुड बी आवर प्राइम अमंग्स्ट आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कीप द वैक मिनिमम। और जैसे कि हमने देख लिया कि वैक का ताल्लुक सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन से पड़ेगा जाके, क्योंकि हर सोर्स की कॉस्ट फर्क होती है और वैक इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिफरेंट सोर्सेज को मिला के हम कॉम्बिनेशन में पूल ऑफ फंड बनाते हैं जिसको कैपिटल कहा जाता है। सो एज द फाइनेंस मैनेजर हमें उस पूल की कॉस्ट कम से कम रखनी है। हमें एज द फाइनेंस मैनेजर ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करना है विच विल हेल्प अस कीपिंग इन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फंड्स मिनिमम। तो यहां पे एक छोटी सी डिस्कशन शुरू होने जा रही है कि भाई फिर हम फाइनेंस के सोर्स को कैसे सिलेक्ट करें, हमारे क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए इसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हुए। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज जो हमें गाइडेंस देती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं ऑन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स एंड दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस। ठीक है, तो 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं while selecting the financing method for investment। हम एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रेज करने जा रहे हैं, क्या डिफरेंट हमें थ्योरीज हैं जो प्रेजेंट की जाती हैं कि किस सोर्स से फाइनेंस रेज करना चाहिए। देयर आर 3 बेसिक थ्योरीज, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है, मार्केट टाइमिंग थ्योरी है। वेरी बेसिक थ्योरी, वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमें इस पे थ्योरी का नोट लिखने का आएगा, ये नोट हमारे किताब में अवेलेबल है, तो इनको मैं बड़ा ब्रीफली आपसे मैं शेयर करूंगा। स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहती है कि हमारा टारगेट होना चाहिए वैक को मिनिमाइज करना, और यह टारगेट हासिल करने के लिए आपको सूटेबल एक कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है कि कितने % डेट, कितने % इक्विटी विल इंश्योर योर मिनिमम वैक। और स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी के मुताबिक ये आप शायद हिट एंड ट्रायल से कोशिश कर सकते हैं फाइंड आउट करने की कि व्हाट इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कभी डेट थोड़ा डाला, कभी इक्विटी डाला और देखा उसका इंपैक्ट हमारी एवरेज कॉस्ट पे क्या आ रहा है। सो इस तरीका से आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जिस पे आपका वैक मिनिमम हो सके। स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी के मुताबिक इट विल बी अ ट्रेड ऑफ, आपको डेट और इक्विटी के दरमियान सिलेक्शन आपने करनी है, बैलेंस रखते हुए अपने वैक को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। इसमें एक जो अहम पॉइंट स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हर बिजनेस डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अगर 60-40 पे, मेरे बिजनेस में 60-40 गेयरिंग पे वैक मिनिमम है तो आपके बिजनेस पे भी 60-40 पे ही वैक मिनिमम होगा, हो सकता है आपका 50-50 पे। वजह जो दी स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी ने, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि कंपनी कितनी गियरिंग लेवल अफोर्ड करती है ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। जो कंपनी हायर प्रॉफिट लेवल पे ऑपरेट कर रही है वो कंपनी हायर गियरिंग अफोर्ड कर सकती है विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डेट बियॉन्ड सर्टेन लेवल। क्योंकि एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, जब किसी लेंडर के पास जाएगी तो लेंडर इंटरेस्टेड होता है कंपनी की एबिलिटी टू सर्विस डेट, कंपनी की एबिलिटी टू रीपे डेट। और हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी में ये दोनों एबिलिटीज बेहतर होती हैं।
तो अकॉर्डिंगली हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी को डेट चीपर रेट्स पे मिल जाता है, तो अकॉर्डिंगली हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डेट इज मोर, दे कैन अफोर्ड टू हैव मोर डेट। लेकिन एक कंपनी जिसका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल लो है, लेंडर उसकी जब वैल्यूएशन करता है तो उसको डेट सर्विसिंग में, डेट रीपेमेंट में थोड़ा रिस्क नजर आता है, सो वो डेट देते हुए हिचकिचाता है, एज लेंडर इज फीलिंग मोर रिस्क, सो रिलेक्टेंट टू ऑफर हायर लेवल्स ऑफ डेट, एंड व्हाटएवर डेट इज ऑफर्ड इट्स कॉस्ट में बी स्लाइटली हायर देन द अदर कंपनी। सो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिहाज से एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढेगी और उसके मुताबिक, उस डेट इक्विटी रेशियो के मुताबिक अपने वैक को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। और स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी के मुताबिक गियरिंग का पॉजिटिव कोरिलेशन है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, हायर प्रॉफिटेबिलिटी हायर गियरिंग, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी लोअर गियरिंग, U4। ये है स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी कि आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे जो कि डिपेंडेंट है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो की तलाश करेंगे, डिपेंडेंट है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। दूसरी थ्योरी है जी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये ट्रेड ऑफ की बात नहीं करती, बिल्कुल उसके अगेंस्ट एक सीक्वेंस देती है कि भाई कंपनी की सोर्स ऑफ सिलेक्शन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। कंपनी को पैसे की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट के लिए, सबसे पहली प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग को देनी चाहिए कंपनी को। दे हैड देयर ओन लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड रीजन फॉर एवरी चॉइस, उस पर ब्रीफली मैं बात कर लूंगा। पहला, कंपनी को प्रोजेक्ट के पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी शुड ट्राई कि रिटेन अर्निंग से जरूरत पूरी हो जाए। इफ रिटेन अर्निंग एग्जॉस्ट हो जाए एंड यू स्टिल नीड फाइनेंस, यू शुड गो फॉर डेट, आपको डेट की तरफ जाना है। लेकिन डेट गियरिंग एक हद तक की है ना, आपको लेंडर एक हद तक ही लोन दे सकता है। अगर तो आपकी जरूरत एक रिटेन अर्निंग प्लस डेट से पूरी होगी है, यू शुड बी हैप्पी। लेकिन अगर आपको जरूरत पूरी नहीं हुई और लेंडर ने आपकी डेट कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट कर दी, सॉरी जी फर्दर डेट नहीं दे सकते हम, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए यही आपकी डेट लिमिट है हमारी नजर में, मजीद डेट नहीं दिया जा सकता, एंड यू स्टिल नीड फाइनेंस, ओनली देन यू शुड गो फॉर इक्विटी। ठीक हो गया? तो ये है सीक्वेंस जो दे रही है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। दिस थ्योरी ओनली गिव्स द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में फाइनेंस को आपने, इस प्रायोरिटी में आपने फाइनेंस को रेज करना है। जब भी प्रोजेक्ट के पैसे की जरूरत पड़े, पहले यहां से ले लो पैसा, जरूरत पूरी होगी वेल एंड गुड, मूव फॉरवर्ड, नहीं हुई इस सोर्स पे मूव करना, जरूरत पूरी होगी वेल एंड गुड, नहीं हुई नेक्स्ट सोर्स पे जाना, दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। और पैकिंग ऑर्डर के मुताबिक इस प्रेफरेंस की रीजन, दिस इज इजी एंड क्विक, ठीक है, इसलिए वो कहता है रिटेन अर्निंग को पहले प्रेफर करो। दिस इज चीप, ऑल्दो इट विल इन्वॉल्व सर्टेन प्रोसीजर, बैंकर्स के बाद जाना पड़ेगा या पब्लिक इशू में जाना है, कोई प्रोसीजर है, कोई इशू कॉस्ट है, लेकिन इट इज चीप, इसलिए इसकी तरफ जाओ। और ये चूंकि मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स होता है इक्विटी में, और इसको अरेंज करने में कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, अरेंजमेंट फंड अरेंजमेंट की कॉस्ट भी आ जाती है, तो दिस इज लेफ्ट एट द लास्ट। और यहां पे अगर देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो कोरिलेशन बनता है इस पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के मुताबिक, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है तो आपकी गियरिंग कम होगी, क्योंकि हायर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यू विल हैव मच मोर रिटेन अर्निंग अवेलेबल, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड तो यहीं से पूरी होती जाएगी, आपको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप दे दिया, नेगेटिव कोरिलेशन दे दिया इसने प्रॉफिटेबिलिटी का गियरिंग के साथ। सो स्टैटिक ट्रेड ऑफ में प्रॉफिटेबिलिटी का गियरिंग का पॉजिटिव रिलेशनशिप था, पैकिंग ऑर्डर में अगर हम रिलेशनशिप डिटरमिन करना चाहें तो नेगेटिव कोरिलेशन है। जेनी क्वेश्चन दो, ये हम सोर्स ऑफ फाइनेंस हम कैसे सेलेक्ट करें, दो डिफरेंट थ्योरीज हमने डिस्कस की जी, कोई सवाल? अच्छा जी, तीसरी थ्योरी है मार्केट टाइमिंग थ्योरी। मार्केट टाइमिंग थ्योरी कहती है कि आपको कौन से सोर्स से फाइनेंस रेज करना है, दैट डिपेंड मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसी चल रही है, मनी मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट्स आर एट द लोएस्ट लेवल, ओवर द डेकेड लोएस्ट लेवल टच कर रहे हैं, तो शायद इफ यू हैव द कैपेसिटी यू शुड गो फॉर डेट। मार्केट की टाइमिंग ऐसी है कि डेट सीम्स सूटेबल फॉर योर कंपनी, क्योंकि हमने ध्यान में रखना है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम रखना है, तो चीपर फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए, तो मे बी डेट की तरफ जाए। और लेकिन एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि फाइनेंस अगर डेट को हम साइड पर रखें, हम देखते हैं कि हमारा अल्फा वैल्यू नेगेटिव चल रही है। नेगेटिव अल्फा वैल्यू का मतलब क्या है, हमारे शेयरदार ओवर वैल्यूड है, शेयर बेच दो, इक्विटी इशू कर दो, यू विल बी एबल टू रेज more funds by issuing lesser shares। अल्फा वैल्यू नेगेटिव चल रही है आपकी कंपनी की, मार्केट टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, आपकी कंपनी की अल्फा वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब आपका शेयर ओवर वैल्यूड है, जिसने अल्टीमेटली फेयर वैल्यू पे चले जाना है, क्योंकि अल्फा वैल्यू परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। लेकिन यू मे थिंक ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। आप
इक्विटी से फाइनेंस रेज कर सकते हो। और ये ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपके शेयर की फेयर वैल्यू से 10 रुपए है, मार्केट में 12 रुपए का बिक रहा है, तो बाय इशुइंग न्यू शेयर्स आप 12 रुपए पर शेयर इकट्ठा कर सकते हो और उसकी मदद से मे भी आप डेट अपना रिडीम कर लो। और पिछले केस में हम ये भी कह, अगर हमारी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा वैल्यू पॉजिटिव का क्या मतलब है, शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और एट द सेम टाइम हमारा डेट भी लोअर इंटरेस्ट पे ऑपरेट कर रहा है, तो लोअर इंटरेस्ट पे डेट रेज करो और अंडर वैल्यूड शेयर कंपनी का अपने बाय करके कैंसिल कर दो। ठीक है, अपने इक्विटी को चीपर डेट से रिप्लेस कर दिया और अंडर वैल्यूएशन का फायदा उठा लिया। मार्केट में शेयर आपका सस्ता मिल रहा था, कंपनी ने खुद ही अपने शेयर खरीद लिए, उस मार्केट की एनॉमली का फायदा उठाया और अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को लो करने में कामयाब हुए। सो मार्केट टाइमिंग थ्योरी इस तरह के डिफरेंट स्टेप्स की बात करती है कि भाई कोई प्री डिसाइडेड रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर्स बदलते रहते हैं, मार्केट में वेरिएबल्स के बदलने से बिहेवियर्स में चेंजेस आती हैं, तो आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए, वो मौके पे चौका लगाना चाहिए। जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की मार्केट का बिहेवियर है, उसके मुताबिक आप अपनी मूव डिसाइड करें। पहले से पैकिंग ऑर्डर थ्योरी की तरह या स्टैटिक ट्रेड ऑफ की तरह बिहेव ना करें। मार्केट को देखिए, मार्केट कैसे चल रही है, जैसे मार्केट बिहेव करे उसके हिसाब से अपनी गियरिंग लेवल को चेंज करें, एडजस्ट करें। मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो है, आप हाई गियरिंग की तरफ जा सकते हैं, चले जाइए, आपका वैक लो हो जाएगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो आप मे भी थोड़ा सा शिफ्ट ले लें, आप इक्विटी की तरफ, वहां पे चले जाएं, आप अपने इस अंदाज में अपने आप को मैनेज कीजिए। अच्छा, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में एजेंसी इफेक्ट भी आती है। आपने कहा अल्फा वैल्यू जो मतलब अगर हमारे जो शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड है, तो फिर हम अपने ही शेयर्स को इशू कर सकते हैं ना? इशू करेंगे, तो उससे लेकिन शेयर alpha बेच value के हम तो इशू करने के बाद शेयर बेचें, हम नए शेयर इशू करें। वो तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, जबकि शेयर इशू में तो टाइम लगता है, प्रोस्पेक्टस एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस। मैंने यही बात की कि इफ वी अंडरस्टैंड अल्फा वैल्यूज टेम्परेरी है, बट इफ यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट टेम्परेरी ओवर वैल्यूएशन, यू मे टारगेट, इफ इट इज पॉसिबल यू मे टारगेट। लेकिन अगर इतनी टेम्परेरी, लेकिन हमने कल ये भी बात की थी ना कि एट टाइम कुछ सेक्टर में अल्फा वैल्यू थोड़ी प्रिवेल करती हैं। जैसे हम, जिसके बाद हमने कैपम का फार्मूला भी एडजस्ट करना सीखा था कि अगर हमें बताया जाए कि देयर सर्टेन सेक्टर, सर्टेन इंडस्ट्री जहाँ पे अल्फा वैल्यू थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिवेल करती हैं, तो हम अल्फा वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह के सेक्टर की शायद हम बात कर रहे हैं जहाँ पे अल्फा वैल्यू कुछ प्रिवेल कर रही है, वहाँ पे हम फायदा उठा सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन का भी, अंडर वैल्यूएशन का भी। इसी तरह हम राइट शेयर्स भी तो इशू कर सकते हैं, उसमें हमें इतना वो खरीदने की जरूरत नहीं होगी और मार्केट वैल्यू में हमारी प्राइस ज़्यादा ही होगी, थोड़ा सा कम करके हम और गेन कर सकते हैं। आप ये मार्केट टाइमिंग में राइट शेयर इशू को इन करना चाह रहे हैं? ओवर वैल्यूएशन है, शेयर इशू करने हैं, यस, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। राइट इशू में डिस्काउंट कम देना पड़ेगा आपको, जारी बात है। पहले 10 रुपए का शेयर था, 8 पे बेचना था, 12 का, तो 12 का आप 10 पे बेच लोगे। यस, यू कैन टेक बेनिफिट देयर एज वेल। न्यू शेयर इशू आप एक्सटर्नल इशू में जाओ या राइट शेयर इशू में जाओ, ओवर वैल्यूएशन के केस में, दोनों केसेस में यू विल गेट बेनिफिट बाय इशूइंग लेस शेयर, यू विल बी एबल टू रेज द सेम अमाउंट यू रिक्वायर्ड आपकी। अच्छा जी, एजेंसी इफेक्ट भी कैपिटल स्ट्रक्चर में एक रोल प्ले करती है। एजेंसी इफेक्ट से आप अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉलेज से फेमिलियर हैं कि शेयर होल्डर्स are the owners and managers and the employees are the agents who are taking decisions. फाइनेंस मैनेजर एक एम्प्लॉई है जो फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहा है और शेयर होल्डर मालिक है। तो एजेंसी इफेक्ट वहाँ पे यही आ जाता है कि शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड कि ऐसे डिसीजन लिए जाएं जिनसे उनका डिविडेंड बढ़े, ऐसे डिसीजन लिए जाएं जिससे उनकी शेयर की वैल्यू बढ़े, क्योंकि ओवरऑल रिटर्न, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, शेयर होल्डर इन दो चीज़ों में इंटरेस्टेड है। डिविडेंड बढ़ने वाले फैसले किए जाए या लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट किया जाए जिससे कैपिटल गेन मिलेगा। आगे चल के डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का आ रहा है, देयर वी विल बी एबल टू क्लियरली सी कि शेयर की वैल्यू बढ़ने की मेन कॉज होती है फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में बेहतरी। किसी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बेहतरी आए तो बेहतर फ्यूचर विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर, विल लीड टू इंक्रीज इन करंट प्राइस नाउ। तो आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये शेयर होल्डर की विश लिस्ट होगी कि भाई हमें डिविडेंड ज्यादा मिले, ऐसे स्टेप लिए जाए, और हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े, ऐसे स्टेप लिए जाए। लेकिन एम्प्लॉइज जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे मे नॉट हैव द सेम थॉट्स अनलेस देयर रेम्यूनरेशन इज लिंक्ड टू शेयर प्राइस, अनलेस दे देमसेल्फ ओन शेयर्स एंड इंक्रीजिंग शेयर प्राइस इज इन देयर बेनिफिट एज वेल। बट अदरवाइज उनका टारगेट हो, शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे अगर एम्प्लॉइज की सैलरीज का ताल्लुक प्रॉफिट फॉर द ईयर से है और एम्प्लॉइज से ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 या 2 साल का ही स्टे प्लान के बैठे हैं, तो तेरे फोकस फिट भी कि भाई 1 या 2 साल के प्रॉफिट्स को है उसको किस तरह मैक्सिमाइज कर लें, वो बेशक गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ही लेना पड़े, ले लो, प्रॉफिट्स बढ़ जाए हमारे, ताकि मुझे बोनस ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ये एजेंसी इफेक्ट आ गया कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट आपके करंट शेयर प्राइस को एनहांस करेगा
कैपिटल गेन दिलवाएगा शेयर होल्डर को, लेकिन मैनेजमेंट को हो सकता है कैपिटल गेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर ऑप्शन दे दी जाती हैं जो की मैनेजमेंट होती है उनको, ताकि उनका गोल कांग्रुएंस जोड़ी जाए कि मैनेजमेंट के पास भी शेयर्स हैं और ऑनर्स के पास भी शेयर्स हैं, तो मैनेजर्स को भी शेयर प्राइस में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि हम वो ऐसे डिसीजन लें जिससे शेयर प्राइस बढ़े, उससे मैनेजर्स अपना फायदा लेते हैं, शेयर होल्डर्स का फायदा भी हो जाता है उसमें। तो ये कुछ इसमें बातें आती हैं। बाकी इट्स रीडिंग स्टफ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम इसके अलावा थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं। अब ये जो डिस्कशन हम शुरू करने लगे हैं, ये डिस्कशन हमारी जो वैक का लास्ट, अब कह लें कि जो कंपोनेंट है हमारा, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लास्ट लर्निंग का जो फेज है, उसमें हमें लीड करेगा। और इंशाल्लाह इस डिस्कशन के एंड पे हम अपनी वैक की जो लर्निंग उसको कंक्लूड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और ये आई बिलीव कि ये काम शायद हम आज इसके पास शायद पहुंच पाए हम। अच्छा जी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है जी। अभी हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन की बेस क्या होनी चाहिए वो इस पे थी। जैसे स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी उसमें बात कर रही थी वैक को मिनिमाइज करना, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढने की, लेकिन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया वैक को कम करना। उसने कहा जी सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन में ये चीज़ों का ख्याल रखो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो। और मार्केट टाइमिंग थ्योरी ने भी कोई खास वैक पे फोकस नहीं किया। उसने कहा जी मार्केट को देखो, जहाँ पे जो जिसका भाव सस्ता है उस तरफ चले जाओ, डेट सस्ता मिल रहा है वो ले लो, शेयर ओवर वैल्यूड है शेयर बेच दो, शेयर अंडर वैल्यूड है शेयर खरीद लो। उसने कहा जी मार्केट की अपनी जो मूवमेंट है, वेरिएबल्स हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से मार्केट में जो उतार चढ़ाव उसका फायदा उठाओ। तो वो था सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमें जो रेज कौन सा यूज करना चाहिए सोर्स फाइनेंस रेज करने के लिए, हाउ टू टेक डिसीजन। ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज आप कह लें थोड़ी सी जो बात स्टैटिक ट्रेड ऑफ में हुई थी ना, ये उसी पे बेस कर रही है प्राइमरली, उसी के ही जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट था स्टैटिक ट्रेड ऑफ का, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही है थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कहती हैं जी ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की बात करती हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कहती हैं कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हर इदारे को ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो है डेट इक्विटी की ऐसी रेशियो है जिस पे आपका वैक मिनिमम हो। और हमें ये वैक को मिनिमम करने की कोशिश क्यों करनी है, क्योंकि वैक जहां मिनिमम होगा वहां पे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का। इस बैकग्राउंड को लेके कि भाई ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढा जाए जिस पे वैक मिनिमाइज हो सके। डिफरेंट थ्योरिस्ट ने स्टडी की कैपिटल स्ट्रक्चर की चेंजेस का इंपैक्ट ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वैक। कैपिटल स्ट्रक्चर जब बदलता है तो कंपोनेंट्स ऑफ वैक में एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, एक कॉस्ट ऑफ डेट है। कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने के बाद रेशो, डेट इक्विटी का रेशो अपने फाइनेंस में बदलें। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया रेज किया, 80-20 में रेज किया, 70-30 में रेज किया, 60-40 में रेज करें, 50-50 में रेज करें, कैसे रेज करें, क्या हमारे लिए बेहतर है। तो ये थ्योरीज ने कोशिश की ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की, और हमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसके मुताबिक हम किसी इदारे की ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर वेयर वैक विल बी मिनिमम, और जहां पे वैक मिनिमम है दैट इज द पॉइंट वेयर शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमम। अच्छा, 3 थ्योरीज हमने पढ़नी है जी। इन तीनों थ्योरीज ने जो स्टडी की वो यही था कि इंपैक्ट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैक, एंड to identify if there exists an optimal capital structure where WACC will be minimum। 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। तीनों थ्योरीज ने डिफरेंट जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने कोशिश यही की थी, उन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर आप रेशो बदलते हो 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, कॉस्ट ऑफ डेट पे क्या इंपैक्ट आता है, रेशो बदलने का कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या असर पड़ता है, रेशो बदलने का वैक पे क्या असर पड़ता है, और क्या हम रेशो बदल के ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढ पाते हैं जिसपे वैक कम से कम हो, जो कि हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव है इन थ्योरीज को डिस्कस करने का। 3 थ्योरीज है जी हमारे पास। सबसे पहले थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये कुछ उसकी बेसिक सी असम्पशन है, अगेन हमें इनको मेमोराइज नहीं करना, ये जस्ट रीड थ्रू करने के लिए आपको पता होना चाहिए असम्पशन है और कहाँ लिखी हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई इंप्लीकेशन आने वाली है। फिलहाल हम बिहेवियर्स पे आते हैं जी। ट्रेडिशनल थ्योरी ने ये ग्राफिकली हम इसको स्टडी कर लेते हैं। यहां पे प्लॉट हुआ जी गियरिंग लेवल, जैसे ये 20-80, 20 डेट 80 गियरिंग, ये 50 डेट 50 गियरिंग, 50 इक्विटी, सॉरी 80-20 का मतलब 80 डेट 20 इक्विटी। ठीक है, यहां पे गियरिंग लेवल से मुराद 20 डेट 80 इक्विटी, 50 डेट 50 इक्विटी, 80 डेट 20 इक्विटी। ठीक है, गियरिंग लेवल से मुराद क्या है यहां पे, इसको समझ लीजिएगा। तो जनाब ट्रेडिशनल थ्योरी ने बिहेवियर जो स्टडी किया, ये केडी कॉस्ट ऑफ डेट का बिहेवियर, ये केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बिहेवियर, ये वैक का बिहेवियर। पहले मैं बिहेवियर इनका एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी थोड़ी सी लॉजिक पे बात करते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है
कि कंपनी जब अनगियर्ड है, यहां पे जीरो गियरिंग है ना, यहां पे ये 0 पॉइंट है, जब कंपनी अनगियर्ड है मतलब ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो इस पॉइंट पे के और वैक बराबर है, क्योंकि कंपनी का वाहिद सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्विटी। कंपनी ने सिर्फ इक्विटी से पैसा लिया हुआ ना, कंपनी का कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जीरो गियरिंग पे जनाब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैक बराबर है, और जीरो गियरिंग पे अगर कंपनी डेट लेने का फैसला करे तो डेट इज ऑलवेज मच चीपर देन इक्विटी। तो जस्ट हमने एक एस्टिमेटेड डाटा लिया हुआ है कि अगर इक्विटी इस वक्त 20% है, तो लेट्स अज्यूम कंपनी अगर डेट लेना चाहे तो उसको 10% पे डेट मिल रहा है। अगर कंपनी चाहे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करना, यहां पे हम बात कर रहे हैं डेट इंट्रोड्यूस करने से कि कंपनी डेट रेज करे और इक्विटी रिडीम कर दे, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम चेंज कर रहे हैं। एक ही कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर अल्टर करे जस्ट टू डिटरमिन व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं कि हम, एक तो है एडिशनल फाइनेंस रेज करने से कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। एडिशनल फाइनेंस हम अगर डेट से रेज करेंगे तो हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, एडिशनल फाइनेंस अगर हम इक्विटी से रेज करेंगे तो हमारी गियरिंग गिर जाएगी। डेट से एडिशनल फाइनेंस किया तो गियरिंग बढ़ गई, इक्विटी से एडिशनल फाइनेंस रेज किया तो गियरिंग कम होगी। बट यहां पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हम एडिशनल फाइनेंस की वजह से गियरिंग बदलना बात नहीं कर रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं भाई कि हम डेट से पैसा रेज करके इक्विटी शेयर बाय लें, कर लें। पैसे हमारे पास सो ही है, कंपनी के पास पैसा सो ही है, कंपनी ने एक सोर्स से पैसा रेज किया, दूसरे से रिप्लेस कर दिया। डेट इन्वेस्टर से पैसा लेके इक्विटी इन्वेस्टर को दे दो, या इक्विटी इन्वेस्टर से पैसा लेकर डेट इन्वेस्टर को दे दो। डेट इन्वेस्टर से पैसा रेज करो, इक्विटी को दे दो, तो आपकी गियरिंग बढ़ गई। इक्विटी से पैसा रेज करो, डेट रीपे कर दो, आपकी गियरिंग गिर गई। हम इन तीनों थ्योरीज में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस अंदाज में गियरिंग चेंज करने की यहां पे बात हो रही है, जिसको कहा जाता है रीफाइनेंसिंग, कि एक सोर्स से फाइनेंस रेज किया, दूसरे को रिडीम करना। दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्ल्ड में इसको हम रीफाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा जी, जब हम रीफाइनेंसिंग करते हुए अपनी कंपनी की गियरिंग को आल्टर करते हैं, तो ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि कंपनी जब डेट लेने बैंक के पास जाती है तो इनिशियली बैंक डज नॉट इंक्रीज इट्स रेट ऑफ फाइनेंस अप टू सर्टेन लेवल। वो सर्टेन लेवल क्या है, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। वो सर्टेन लेवल 50% है, वो सर्टेन लेवल 40% है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन एक कंपनी जो अनगियर्ड है और वो डिसाइड करती है कि मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस करूं, तो लेंडर से डेट रेज करने जाएगी। लेंडर से उसको इनिशियल डेट उसने 10% उसको दे दिया, ठीक है 10% लोन ले लो, उसने 20% अपनी गियरिंग कर ली। 20% उसने डेट रेज किया, पैसा इक्विटी रिडीम कर दी। उसने मजीद 20% 30% लोन लिया, डेट लेंडर ने उसको 10% पे दे दिया, उसने पैसा लिया, इक्विटी रिडीम कर दी। एक सर्टेन लेवल आएगा जहां पे लेंडर कहेगा भी अब 10% पे नहीं, नाउ आई नीड 11 और 12 और 13% इंटरेस्ट इफ यू वांट टू टेक फर्दर डेट। क्यों? लेंडर अपना इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा देगा जी? बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे कंपनी की गियरिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंपनी की कमिटमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट बढ़ती जा रही है, और जितनी ज्यादा फिक्स कमिटमेंट है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। क्योंकि बिजनेस में तो प्रॉफिट्स में ऊंच नीच आती रहती है, बिजनेस में प्रॉफिट में ऊंच नीच आती रहती है। आपकी कमिटमेंट्स फिक्स्ड जितनी ज्यादा होंगी उतनी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो लेंडर एक हद तक समझता है कि भाई ये एक एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल है, यहां तक तो मैं 10% पे इंटरेस्ट दे सकता हूं, इससे आगे मजीद डेट देना विल इन्वॉल्व हायर रिस्क लेवल। सो हायर रिस्क लेवल शुड बी कंपनसेटेड विद हायर इंटरेस्ट रेट। अब ये सर्टेन लेवल की जो बात कर रहे हैं, ये सर्टेन लेवल क्या हो सकता है? सर्टेन लेवल कुड बी एवरेज इंडस्ट्री गियरिंग। एवरेज इंडस्ट्री गियरिंग कुड बी एन एक्सेप्टेबल गियरिंग लेवल, कि भाई पूरी इंडस्ट्री ने 70% तक डेट लिया तो आपका भी 70% तक हम 10% पे दे देंगे। अब सबने 70 लिया, आप 80 पे क्यों जाना चाह रहे हो भाई? हमें लगता है ये अनरीजनेबल है, दिस विल कॉल फॉर एक्स्ट्रा रिस्क, वी नीड एक्स्ट्रा रिटर्न। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी ने कहा कि डेट का बिहेवियर इनिशियली कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहती है, बट देन इट विल स्टार्ट राइजिंग आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ गियरिंग। वो सर्टेन लेवल मैंने एग्जांपल दे दिया, इट कुड बी इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग। ये कॉस्ट ऑफ डेट का बिहेवियर है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बिहेवियर ट्रेडिशनल थ्योरी के तहत द मोमेंट डेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट्स राइजिंग। हम देख रहे हैं ये बढ़नी शुरू हो गई है, एंड इट इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कर्व है। ठीक है, इसको कहा जाता है राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कर्व है,
स्ट्रेट लाइन हो तो कहा जाता है राइजिंग एट कांस्टेंट रेट, अपवर्ड कर्व है तो राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये अगर ऐसे कर्व होती तो राइजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो केई स्टार्ट राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो अब इसमें दो पॉइंट है। पहली बात, बल्कि पहला पॉइंट हम देते हैं कि केई क्यों बढ़ती है। डेट के कैपिटल स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस होने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों बढ़ेगी? जी, एनी वॉलंटियर? सर क्योंकि हमें एक फिक्स्ड लेवल, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, तो जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे और उसकी इवेंचुअली जो डिविडेंड्स होंगे वो जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, काफी हद तक बात ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क कंपोनेंट कहां से आया? अगर हमारा प्रॉफिट कम होता है तो इंटरेस्ट तो हमने हर हालत में देना है ना, तो उसकी वजह से उनका रिस्क बढ़ जाता है। वेरी वेल पॉइंटेड आउट, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने डेट नहीं लिया हुआ, शेयर होल्डर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स इज ओनली एक्सपोज टू बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क हम कहते हैं कि कारोबार में उतार चढ़ाव आएगा तो उसका असरात इनकम पे आते हैं। कारोबार में जो उतार चढ़ाव आता है उसके असरात इनकम पे आते हैं। कैसे? तो इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपसे एक केस छोटा सा बना लेते हैं। कंसिडर कंपनी ए and company B, scenario 1, scenario 1, scenario 2 and scenario 2। पहले हम कंपनी A और B का दोनों का scenario 1 बनाते हैं। अच्छा जी, लेट्स assume revenue सिनेरियो 1 100 100, दोनों कंपनीज आइडेंटिकल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 60, पीबीआईटी 40 40, आइडेंटिकल कंपनीज है। फर्क सिर्फ है फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल का। लेट्स अज्यूम कंपनी ए हैज टू पे इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज and whereas company B is all equity finance. So you know, as a result, profit after tax, let's assume company pays all profits as dividend, तो dividend मिला 20 का और यहाँ dividend मिला 40 का। अच्छा जी, अब let's assume कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है ना, हमने यही बात की ना, तो let's assume कारोबार में ऊंच नीच आई और हमारा बिजनेस चला गया 20% डाउन। ठीक है, लेट्स अज्यूम इसका भी 20% डाउन गया, इसका भी 20% डाउन गया। 20% डाउन हुआ तो रेवेन्यू कितना हुआ जी? 80। ऑपरेटिंग कॉस्ट अज्यूमिंग ऑल आर वेरिएबल फॉर द टाइमिंग, लेट्स अज्यूम ऑल आर वेरिएबल, कितने पे आई? 48 पे। और ये कितना बचा? 32। सॉरी, टैक्स तो मैंने डाला नहीं यार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं था, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। आप लोग भी सोए होते हो मेरी तरह। पहले ये सिनेरियो तो पूरा कर लो। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20, देन टैक्स कितना? से 30%, 6, तो इसका बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या डिविडेंड 14। इस कंपनी को पूरा करो, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40, टैक्स 12 एंड देन दिस इज 28। अब आओ दोबारा सिनेरियो 2 ऑफ कंपनी ए। इंटरेस्ट, बिजनेस डाउन हुआ, इंटरेस्ट पे कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा भाई, सेल कम हो गई है, बैंक ने लोन तो नहीं माफ कर दिया, इंटरेस्ट तो नहीं माफ हुआ, 20 ही रहा। पीबीटी 12 रह गया, टैक्स 3.6 हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या डिविडेंड कितना बना? 8.4। एग्रीड? कंपनी बी की कहानी देखो, मतलब हमने जो रिकॉर्ड किया है 20% का ड्रॉप रिकॉर्ड किया है, 20% का हम ड्रॉप रिकॉर्ड करें बिजनेस में। तो कंपनी बी 80, 48, 32, नो इंटरेस्ट, सॉरी, अच्छा जी कितना बना? 32, टैक्स कितना बना? 9.6, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी 22.4। अच्छा, अब जो फिनोमेना यहां पे आपको नोट करना है, हमारा बिजनेस कितना नीचे गया? 20%, और यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितने % नीचे चलेगी?
कैलकुलेट करके बताओ कितने परसेंट नीचे चलेगी, सही कैलकुलेट करना ये 40% रिटर्न इक्विटी नीचे चलेगी। बिजनेस यहां पे भी 20% नीचे गया है, यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितने परसेंट नीचे गई है? ये है गियरिंग का इफेक्ट ऑन इक्विटी इन्वेस्टर्स रिटर्न। जो मैंने अभी बोला था ना पीछे ग्राफ बताते हुए कि भाई जब कंपनी अनगियर्ड थी, अनगियर्ड कंपनी है, जितना कारोबार में ड्रॉप आता है रिटर्न में भी उतना ही ड्रॉप आ रहा है इक्विटी इन्वेस्टर की। जितना इंडस्ट्री बिजनेस में ड्रॉप दे रही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर में भी उतना ड्रॉप है। लेकिन जब कंपनी गियर्ड हो जाती है तो इंडस्ट्री बिजनेस 20% का ड्रॉप दे रही है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न मच हायर रेट से गिर रही है। इसको हम कहते हैं कि गियरिंग की वजह से अर्निंग वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ये ड्रॉप के केस में ड्रॉप ज्यादा है तो इंक्रीज के केस में इंक्रीज भी ज्यादा ही होगा। मतलब इधर 20% से बिजनेस बढ़ेगा, सिनेरियो 3 अगर मैं बनाऊं, लेट्स अज्यूम 20% से बिजनेस बढ़ेगा तो यहां पे भी 20% का इजाफा ही आएगा। लेकिन यहां पे 20% से बिजनेस बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा भी मच हार्ड देन 20% आएगा। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हमने कहा था कि रिस्क इन द बिजनेस इज मेजर्ड बाय द वॉलेटिलिटी ऑफ द अर्निंग ओवर द टाइम। और हम यहां पे इस छोटी सी एग्जांपल से क्या देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग इज इंक्रीज्ड इफ वी इंट्रोड्यूस डेट इन द बिजनेस। इक्विटी इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ जाता है अगर कंपनी डेट ले ले, तो भाई रिस्क बढ़ गया तो उसका रिक्वायर्ड रिटर्न भी बढ़ जाता है। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन कि ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी कह रही है ना ग्राफ, ये ग्राफ, इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको सारा वो टेबल बनाया और आपको वो सारी डिस्कशन इसी के लिए की कि जब गियरिंग इंट्रोड्यूस होगी तो अर्निंग वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से इक्विटी इन्वेस्टर फेसेस हायर रिस्क, सो इक्विटी इन्वेस्टर विल डिमांड हायर रिटर्न। ठीक है जी, ये सारी कहानी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अगर इसको सेटअप से देखें तो रिस्क बढ़ गया मतलब बीटा बढ़ गया, इस वजह से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ गया। अभी जाते हैं, उस पर भी जाते हैं, विल लिंक इट टू दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग यस, इसमें थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूं। यहां पे हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब बिजनेस में डेट नहीं है, गियरिंग जीरो है, तो इक्विटी इन्वेस्टर सिर्फ बिजनेस के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर रहा है। बिजनेस 20% गिरा, इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न 20% गिरी। बिजनेस 20% बढ़ा, इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न 20% बढ़ी। लेकिन जब कंपनी गियरिंग ले लेती है तो इक्विटी इन्वेस्टर का रिस्क लेवल बढ़ गया। अब बिजनेस तो वही है, सीमेंट, रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर बदली ना, किस वजह से बदली? गियरिंग की वजह से। उसको रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क कहा जाता है। गियरिंग की वजह से जो अर्निंग में एडिशनल उतार चढ़ाव आ जाता है, उस एडिशनल उतार चढ़ाव को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। ठीक है, इस पे मजीद आगे चल के बात करेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा आपसे, अभी हम यहीं पे एक जुमला कंप्लीट करके बात को खत्म करूं इसको, कि गियरिंग की इंट्रोडक्शन के साथ इक्विटी इन्वेस्टर स्टार्ट फेसिंग हायर रिस्क लेवल। दैट एडिशनल रिस्क जो कि गियरिंग के इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में, दैट एडिशनल रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क मीन वॉलेटिलिटी ऑफ द अर्निंग टू इक्विटी इन्वेस्टर। अच्छा जी, नाउ लास्ट अबाउट वैक। अबाउट वैक ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चीपर डेट, दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है लेकिन एवरेज नीचे आती है। एवरेज इनिशियली नीचे आएगी, इट विल टच इट्स सम मिनिमम पॉइंट, देन इट विल स्टार्ट राइजिंग। अच्छा, स्टार्ट राइज क्यों कर रही है? क्योंकि कॉस्ट इक्विटी इज ग्रोइंग एट अ ग्रोइंग रेट, इट इज राइजिंग एट अ ग्रोइंग रेट। इनिशियली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी है लेकिन बेनिफिट ऑफ चीपर डेट, क्योंकि बैक तो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट है, तो चीपर डेट की वजह से एवरेज पे जो फेवरेबल इफेक्ट है वो ज्यादा है, एक्सपेंसिव इक्विटी का अनफेवरेबल इफेक्ट कम है, ओवरऑल एवरेज नीचे आई। लेकिन आगे चल के एक्सपेंसिव इक्विटी का अनफेवरेबल इफेक्ट बढ़ जाता है और वो आउटवे कर देता है चीपर डेट के फेवरेबल इफेक्ट को। ऑल्दो डेट चीप है लेकिन इक्विटी इतनी तेजी से ऊपर जा रही है कि मजीद डेट इंट्रोड्यूस कराना मे नॉट बी वाइज, मे नॉट बी सुटेबल फॉर द कंपनी। सो ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक यस, देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर और दैट कैन बी फाउंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड।
हिट एंड ट्रायल मेथड से गियरिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ, देखो कहां तक आपका वैक गिर रहा है, जहां पे लगे नहीं भाई इससे आगे के तो वैक बढ़ रहा है, दैट इज ऑप्टिमल। ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमिन्ड, कैन बी फाउंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो ये जनाब ट्रेडिशनल थ्योरी की कहानी आ गई। ट्रेडिशनल थ्योरी फेल्ड टू गिव अस एनी मैथमेटिकल मॉडल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी पॉपुलर। ऑल्दो इसकी बातें सारी लॉजिकल रैशनल थी, लेकिन कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था। अब जो बात असल में है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों है भाई? हम क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ रहे हैं? हम ये मॉडल्स क्यों, ये थ्योरीज क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम प्रैक्टिकली जब डिसीजंस लें तो हम इन थ्योरीज का उनमें फायदा उठा सकें। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैथमेटिकल मॉडल, थ्योरीज आर नॉट यूजफुल इन प्रैक्टिस। तो ये बेशक एक अच्छी थ्योरी थी, प्रैक्टिकल अजम्पशंस पे बेस्ड थ्योरी थी, लेकिन क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल इसकी सपोर्ट में बिल्ड नहीं किया जा सका तो ये प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाई। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज गुड, आपको बिहेवियर लॉजिक क्लियर मिल जाती है। अच्छा जी, फिर हमें मैथमेटिकल मॉडल चाहिए था, तो उसके लिए फिर एमएम साहब आए, मिलर एंड मोडिग्लियानी। मिलर एंड मोडिग्लियानी ये दो प्रोफेशनल्स, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी के दो फेजेस से, एक 1958 में था, दूसरा 1970s में शायद कहीं आया था, रिकॉल कलेक्ट की 1963। 1958 में आई जी एमएम थ्योरी का पहला मॉडल, और इसके बाद आई हमारी 1963 में इसका आया दूसरा मॉडल। पहले मॉडल में एमएम ने टैक्सेशन को इग्नोर रखा। मतलब मैथमेटिकल मॉडल में एक चैलेंज क्या होता है कि रियल लाइफ में वेरिएबल बहुत ज़्यादा होते हैं, उन तमाम वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स में इक्वेशंस में लेके आना प्रैक्टिकली बात का पॉसिबल नहीं होता। जो थ्योरिस्ट जो मॉडल डेवलप करते हैं, ये जो अजम्पशंस बताई जाती हैं इसलिए होती है कि भाई वो अजम्पशन क्या है बेसिकली कि भाई हमारा मॉडल इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, हमसे नहीं संभाली गई थी चीज़ें, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमने इनको इग्नोर कर दिया। तो इसी तरह पहले एमएम ने जो थ्योरी दी, उनका ये टैक्सेशन की मैं समझ नहीं आ रही थी कि उसके इफेक्ट को हम कैसे अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करें। तो लेट्स टॉक अबाउट टैक्स फ्री वर्ल्ड। तो पहले तो सबसे पहले टैक्स फ्री वर्ल्ड की एग्जांपल लेके चले वहां से, और देन देयर आर फ्यू मोर assumption which needs to be touched. एक perfect stock market exists in which information is available to all investors who act rationally. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात आगे हम जाएंगे, बिजनेस सॉल्यूशन में जाएंगे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ी और बात भी हमारी आएगी। बट फिलहाल मैं परफेक्ट स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से आपको ये बता दूं, जो अगर हाईलाइट हुआ है कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। हमें पता है हमारे पाकिस्तान में इनसाइडर चलता है, हर बंदे के पास, हर इन्वेस्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। इट मीन्स आवर मार्केट इज नॉट परफेक्ट। रियलिस्टिकली स्पीकिंग दुनिया में कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे चल के जैसे मैंने कहा इस परफेक्ट मार्केट के कॉन्सेप्ट पे और बात भी होनी है, बट फिलहाल यही डेफिनेशन आपकी काफ़ी है कि परफेक्ट मार्केट क्या है, जहां पे तमाम इन्वेस्टर रैशनल हैं, समझदार हैं, दिमाग रखते हैं, सोचने की ताकत रखते हैं, एंड दे गेट इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली they have the capacity to assess the effect of that information on company's value. मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, मुझे इस इंफॉर्मेशन का मतलब ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता इस इंफॉर्मेशन से कंपनी के बिजनेस पे क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं बिजनेस की वर्थ में चेंज, उसकी शेयर वैल्यू को डिटरमिन कैसे कर पाऊंगा। तो बेसिक हम कहें कि स्टॉक मार्केट परफेक्ट कौन सी होगी, जहां पे इंफॉर्मेशन हर इन्वेस्टर के पास जाएगी, इन्वेस्टर रैशनल होगा, और रैशनल इन्वेस्टर से मुराद क्या है कि इन्वेस्टर को पता है कि इंफॉर्मेशन का असर कंपनी के बिजनेस पे किस तरह पड़ेगा और वो असर शेयर प्राइस में कैसे ट्रांसलेट होगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय परफेक्ट मार्केट, ठीक है। फिलहाल हम इतनी ही बात पे ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी परफेक्ट मार्केट दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। अब ये असम्पशन जो है ना बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, लेकिन चूंकि जब मॉडल डेवलप किए जा रहे होते हैं, कोशिश होती है कि भाई जितने ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल हम डील कर सकते हैं कर लें, और जो डील नहीं कर पा रहे उनको आइडेंटिफाई कर दें, ताकि यूजर जब मॉडल यूज करे तो उसको पता हो इस मॉडल ये परफेक्ट मॉडल नहीं है, इसने दुनिया के तमाम वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट नहीं कर लिया, कुछ लिमिटेशन के साथ ये यूज किया जा सकता है। मतलब आपको मॉडल पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, मॉडल ओनली शुड गिव यू गाइडलाइंस, डिसीजन अल्टीमेटली आपने अपनी जजमेंट से लेना होगा। तो एनीवेज ये पहली जी परफेक्ट स्टॉक मार्केट। दूसरा, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन द सेल और परचेज ऑफ शेयर्स और फॉर ऑब्टेनिंग एनी कॉर्पोरेट और पर्सनल फाइनेंस। अब ये भी अनरियलिस्टिक बात है, लेकिन असम्पशंस हैं तो हैं नॉर्मली। अब सेल और परचेज ऑफ शेयर, अब सेल और परचेज ऑफ शेयर यहां मुराद वो नहीं है जो इंडिविजुअल मैं शेयर खरीदता हूं या मैं बेचता हूं, यहां पे मुराद है कॉर्पोरेट, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। बिजनेसेस का शेयर सेल करने से मुराद इशू ऑफ शेयर्स।
और बिजनेसेस के शेयर बाय करने से मुराद बायबैक और एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर, जो हमने भी टाइमिंग में बात की थी मार्केट टाइमिंग थ्योरी में कि भाई आपके शेयर्स अंडर वैल्यूड है तो आप बाय करें और कैंसिल करें। तो ये बिजनेस के रेफरेंस से बात हो रही है कि बिजनेस अपनी गियरिंग को बढ़ाना चाहे या कम करना चाहे, उसके लिए उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमने कहा था गियरिंग बढ़ाने का तरीका क्या है, कंपनी डेट रेज करे और उस पैसे से शेयर बाय कर ले। डेट रेज करना इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन कॉस्ट, शेयर बाय करना इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कंपनी ने गियरिंग कम करनी है, क्या करे, शेयर्स इश्यू करे, फाइनेंस रेज करे, उसे डेट रीपे कर दे। अब इन दोनों में कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन अजम्पशन क्या है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ना कोई फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट है, ना कोई फाइनेंस रिडीम करने की कॉस्ट है, बाइंग सेलिंग की कोई कॉस्ट नहीं। अनरियलिस्टिक है, लेकिन ऐसे ही है। टैक्सेशन जैसे मैंने पहले बता दिया इग्नोर है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल अर्निंग एज डिविडेंड, ये भी अजम्पशन है यहाँ पे, कोई जो कमाते हैं सारा बांटते हैं। सबसे खतरनाक अजम्पशन जो ली वो ये है, बाकी सारी बातें बंदा कोई ना कोई समझ जाता है, ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। डेट इज रिस्क फ्री। नॉर्मली रियल वर्ल्ड में कौन सा डेट रिस्क फ्री होता है? Which organizations are able to raise risk-free debt? या इसको मैं कहूंगा, which organizations are able to raise debt at risk-free rate? ऐसे सर ना हिलाओ, रिस्क फ्री रेट एग्जिस्ट करता है दुनिया में। और कैपम इक्वेशन पढ़ के आयो अभी जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक आर द ऑर्गेनाइजेशन हु आर एबल टू रेज डेट एट रिस्क फ्री रेट। सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हु कैन रेज फाइनेंस एट रिस्क फ्री रेट, बट वो हमें पता कौन सी सॉवरेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो, मैं तो इनके पीछे या सॉवरेन गारंटी है या खुद वो सॉवरेन है। एमएम ने कहा निशात मिल्स भी रिस्क फ्री रेट पे डेट रेज करती है, एक्स लिमिटेड भी रिस्क फ्री रेट पे डेट रेज कर पाएगी, विच इज अनरियलिस्टिक, टोटली अनरियलिस्टिक। तो बहरहाल ये उनकी assumption थी, क्योंकि इंडिविजुअल लोन लेना चाहे वो भी रिस्क फ्री रेट पे ले ले, कोई कंपनी लोन लेना चाहे वो भी रिस्क फ्री रेट पे ले ले, ये इनकी कुछ assumption थी। और उसके बाद उन्होंने जनाब ये बिहेवियर प्रेजेंट किया। बिहेवियर ग्राफ ऐसा ही है, ये गियरिंग लेवल्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ द फाइनेंस है, कॉस्ट ऑफ डेट। एमएम के मुताबिक कॉस्ट ऑफ डेट में देयर विल बी नो चेंज। कंपनी 0 पे खड़ी है, फर्स्ट टाइम डेट ले या 99.9% पे गियरिंग ले जाए, कॉस्ट ऑफ डेट विल नॉट चेंज। व्हाई? रिस्क फ्री, क्योंकि डेट इन्वेस्टर कंपनी को ऐसे लोन दे रहा है जैसे स्टेट बैंक में पैसे जमा करा रहा है, जैसे गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय कर रहा है, जितने मर्जी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दे लोग खरीद लेते हैं, स्टेट बैंक जितने मर्जी ट्रेजरी बिल इशू कर दे बैंक्स बाय करते हैं। रेट का ताल्लुक स्टेट बैंक की गियरिंग से थोड़ी है कि स्टेट बैंक ने कितना डेट ले लिया भाई, अब मजीद रेट मांग रहा है तो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक कहेगा जब मुझे ज्यादा रेट ऑफर करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, कोई ताल्लुक नहीं है गियरिंग से। रिस्क फ्री रेट का गियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अकॉर्डिंगली डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन गियरिंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी भाई, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर को तो रिस्क है ना, डेट इन्वेस्टर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर को तो रिस्क है भी, कारोबार में ऊंच नीच आएगी, कारोबार में ऊंच नीच आएगी तो उसकी अर्निंग की वॉलेटिलिटी डेट की वजह से बढ़ती है। रिस्क फ्री डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब लेंडर को रिटर्न की भी गारंटी है, कारोबार चले या डूबे, लेंडर को प्रिंसिपल की भी गारंटी है मैच्योरिटी पे, लेंडर पे फुल गारंटीड डेट है भाई, कोई रिस्क नहीं है। जो मर्जी कंपनी चले या बंद हो, कंपनी बंद होगी, निशात बंद होगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसे देगी, इट इज लाइक दैट। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर को तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, ये कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको डिविडेंड देगी, वो तो डेट की बात हो रही है। तो इक्विटी इन्वेस्टर का रिस्क तो वहीं खड़ा है ना, कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा तो इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न विल फॉल एट अ हायर रेट, उसका रिस्क बढ़ता है, तो गियरिंग आने से इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न बढ़ती है। वैक के बारे में एमएम ने कहा कि वैक विल नॉट चेंज, गियरिंग बढ़ेगी, इसका वैक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। When the question was asked why, they failed to give an empirical justification. उन्होंने कहा हमारा ख्याल ऐसा होगा, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन they did not give. उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल है कि कई will adjust it in a manner कि वैक will not change. मतलब वैक अगर 20% पे है जीरो गियरिंग के साथ, तो आप 50% गियरिंग भी कर लोगे तो वैक ने 20% पे रहना है, इसने 12% पे रहना है, कई एडजस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप वैक का फार्मूला बनाओ जरा, हमने कहा जी वैक 20% है ना, तो वैक का फार्मूला क्या होता है, के इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट, यही है ना फार्मूला। तो हमने कहा जी वैक ने तो भाई 40 नहीं रहना, मैं वेट में परसेंटेज डाल दूंगा ना, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वैक ने 20 रहना है, वैक ने तो 20 रहना है। के ही लेट्स अज्यूम हमारा एक्स है, हम लेट्स अज्यूम बात करते हैं 50% गियरिंग की, तो ये 0.5 है,
ये 12% ही रहेगा, ये 0.5 है। सॉल्व इट फॉर एक्स। चलिए इसको मैं के ही रखता हूँ, के एक्स क्या करना, इसको के ही रहने दें। सॉल्व इट फॉर के। 28। तो एमएम के कहने के मुताबिक अगर कंपनी जीरो गियरिंग पे है, उसका वैक 20 है, तो कंपनी अपनी गियरिंग 50 पे भी ले जाएगी तो उसका वैक 20 रहना है। वैक भी 20 रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी 12 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। के ही एडजस्ट होगी, के ही 28 पे चली जाएगी। सो दैट इन ऑर्डर टू कीप वैक एट 20, के ही विल राइज इन सच अ मैनर टू कीप वैक कॉन्स्टेंट। दिस इज व्हाट दे इनिशियली प्रेजेंटेड। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये भी हम बदल देंगे, इस लाइन की हालत ख़राब कर देंगे अभी हम इसी क्लास में इंशाअल्लाह। ठीक है, ये फर्स्ट वर्जन ऑफ द थ्योरी था, इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी असम्पशन, और सबसे खतरनाक जो क्रिटिसिज्म था दैट वाज जो विच दे फेल्ट कि दे कैन एड्रेस टैक्सेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल इनका आया विद टैक्सेशन आया था, लेकिन उससे पहले ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम देख लें। एमएम विदाउट टैक्स ने हमें ये कुछ रिलेशनशिप्स दिए हैं। ये रिलेशनशिप अभी हम होल्ड करते हैं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता, इसको मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। ये वैक का रिलेशनशिप है। कंपनी एक गियर्ड है और एक वही कंपनी अपनी गियरिंग चेंज करके अनगियर्ड हो जाए तो इनका वैक बराबर रहता है। तो हमने अभी पढ़ा, वैक गियर्ड कंपनी हो या सेम कंपनी अनगियर्ड हो जाए रीफाइनेंसिंग के थ्रू। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हम ये जितनी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये रीफाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करें थ्रू रीफाइनेंसिंग, डेट रेज करके इक्विटी रिडीम करें या इक्विटी रेज करके डेट रिडीम करें, बिजनेस में पैसा ना उड़ालें। ठीक है, तो उस केस में अगर एक कंपनी गियर्ड है, उसका जो वैक है अनगियर्ड होने पे भी उसका वैक वही रहेगा। एमएम थ्योरी ने ये बताया ना कि गियरिंग का वैक पे कोई असर नहीं आता। ये रिलेशनशिप है गियरिंग का और केई का, कि कंपनी जब अनगियर्ड है उसकी केई क्या है और एक सर्टेन लेवल गियरिंग लेने के बाद उसकी केई कहां जाती है। जैसे अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, वो इक्वेशन मैं यहां पे हल करूं आपके सामने। हमने अभी पढ़ा था कि हमारी जब कंपनी अनगियर्ड थी तो उसकी केई क्या थी, पिछले जो इक्वेशन हमने पढ़ी उसकी केई 20 थी, ऐसा ही है? उसकी केई 20 थी। मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं जी, प्लस 20 माइनस के डी, कितने रेट पे लोन मिल रहा है इसको? 12 पे। और हमने डेट इक्विटी 50-50 यूज की थी, 50 ओवर। ये फार्मूला यूज करें तो आप देख सकते हैं आपकी केई जी यहां से 28% आएगी। गियरिंग का इफेक्ट केई पे क्या आती है? विदाउट गियरिंग अगर केई आपकी 20 है तो एक सर्टेन गियरिंग अज्यूम करने से आपकी केई कहां पे जाएगी? केई जी, गियर्ड कंपनी की केई, अनगियर्ड कंपनी की केई, अनगियर्ड कंपनी की केई और गियर्ड कंपनी की केई। ठीक है जी, ये हमें बिहेवियर ये दिया। ये दो इक्वेशन फिलहाल हम डिस्कस करते हैं, तीसरी इक्वेशन को मैं अभी होल्ड करता हूं, हम आगे चल के बात करेंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हम यहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आके अगली थ्योरी उस पर बात करेंगे। उस पर हम थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, इन पे हमें शायद क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इन्हीं की थोड़ी एडवांस शेप हमें अगली थ्योरी में इक्वेशन में मिलेंगी। उन इक्वेशंस को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल भी हमारे पास एक तो हैं, उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, सो 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन की थी ट्रेडिशनल थ्योरी और एमएम थ्योरी ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर्स, एमएम विदाउट टैक्स। एनी इशू जी किसी बिहेवियर पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वैक के बिहेवियर पे कोई इशू? अच्छा जी, एमएम विद टैक्स, जैसे मैंने कहा इन पे फिर बड़ा एतराज़ हुआ टैक्सेशन पे कि भाई ये क्या बात है, आपने टैक्स के बगैर थ्योरी दे दी, टैक्स के बगैर तो दुनिया में रेयरली कोई काम होता है कहीं पे। तो देन दे मॉडिफाइड देयर थ्योरी। अब मॉडिफिकेशन मैंने किया क्या? सबसे पहली चेंज, कॉस्ट ऑफ डेट को नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होगी ना फिर टैक्स सेविंग की वजह से। जब टैक्स नहीं है तो 12%, टैक्स आ गया तो 12 × 1 -t हो गया। ठीक है, उनका जी कॉस्ट ऑफ डेट नीचे शिफ्ट हो जाएगी अगर टैक्स आ जाएगा तो। और जब कॉस्ट ऑफ डेट नीचे शिफ्ट होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बिहेवियर वो पहले ही डिफाइन कर चुके थे, तो उन्होंने कहा जी इसका इंपैक्ट आएगा वैक पे। और वैक पे इंपैक्ट क्या आएगा? वैक विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द चेंज इन गियरिंग। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, असल में स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए था, क्योंकि कभी भी वैक केडी को तो टच नहीं करेगा ना। थोड़ा ग्राफ में थोड़ी सी खराबी है, बेशक किताब में भी इसको मार्क कर लीजिएगा। ये ऐसी कर्व होनी चाहिए। ये जैसे एमएम ने कहा जी जब केडी नीचे शिफ्ट होगी, केई का बिहेवियर हम पहले देख चुके हैं, इस केडी के नीचे शिफ्ट होने से एवरेज नीचे आनी शुरू हो जाएगी आप, क्योंकि पहले हम कह चुके हैं केई वैक को मेंटेन किए बैठी है, तो केई पहले वैक को मेंटेन किए बैठी थी, अब केडी नीचे शिफ्ट होगी तो एज अ रिजल्ट वैक नीचे आ जाएगा। और जैसे जैसे गियरिंग बढ़ती जाएगी वैक कम होता जाएगा,
दो इट विल नेवर टच KD के बराबर तो कभी नहीं ना आएगा, कोई एवरेज है, एवरेज तो मिनिमम वैल्यू से ऊपर ही रहेगी ना। तो ये जनाब बिहेवियर हमें दिए MM विद टेक्स्ट थ्योरी ने। इन बिहेवियर के फिर ये रिलेशनशिप्स आए, इसमें अगेन ये रिलेशनशिप अभी होल्ड कर लें, बाकी रिलेशनशिप कि भाई गियर्ड कंपनी का वैक सिमिलर अनगियर्ड कंपनी से कम होगा, मतलब एक अनगियर्ड कंपनी जब गियरिंग अज्यूम करेगी तो उसका वैक नीचे आ जाएगा। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? इस रिलेशनशिप से गियरिंग का इफेक्ट ऑन वैक डिटरमिन कर सकते हैं। KE की बात भी वही है कि गियरिंग से KE के बिहेवियर में चेंज आता है, गियरिंग से KE कैसे चेंज होती है वो इस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह में विदाउट टेक्स्ट में दो इक्वेशन हमें थी दो हमने डिस्कस की थी, बिहेवियर वैक का गियरिंग का क्या इंपैक्ट है और KE पे गियरिंग का क्या इंपैक्ट है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हम इन इक्वेशंस को लेके थोड़ी सी आगे इलस्ट्रेशन है एक दो, उनको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन सॉरी रह गई, रिकमेंडेशन ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने कहा था देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर वैक इज मिनिमम। MM थ्योरी विद टेक्स्ट में देयर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑन एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर वैक इज द सेम। MM थ्योरी विद टेक्स्ट में व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? इज देयर एनी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इन MM एज पर दिस MM थ्योरी? No gearing is optimal. At no gearing WACC is minimum. Optimal का मतलब क्या है? A debt equity ratio where WACC is minimum. तो MM theory with tax के तहत maximize the gearing. जितनी gearing बढ़ा सकते हो ज्यादा बढ़ा लो, जितनी gearing बढ़ेगी WACC उतना कम हो जाएगा। ये MM के कहना है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में कुछ ये मसले हैं, इनको भी जरा पढ़ लीजिए। इनको कहा जाता है डेंजर्स ऑफ हाई लेवल ऑफ गियरिंग। MM थ्योरी की रिकमेंडेशन के साथ ही में डेंजर का, रियल लाइफ डेंजर का पता होनी चाहिए कि रियल लाइफ में डेंजर्स आते हैं भाई। हाई गियरिंग पे आप जाते हो, जैसे जैसे गियरिंग बढ़ती जाती है, ये खतरात हैं जो आपको हाई गियरिंग के साथ मिलते हैं। इनमें कोई टर्म समझ नहीं आती, पूछिए। टैक्स एग्जॉस्शन रैशनल जो दिया जाता है MM थ्योरी के मुताबिक कि आप जब गियरिंग बढ़ाते हो डेट बढ़ता है, डेट बढ़ने से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से टैक्स सेविंग आपको ज्यादा मिलेगी। जितनी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था ना किसी कॉस्ट पे टैक्स सेविंग निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट इनटू टैक्स रेट। कहीं पढ़ा है ना हमने ये बात, कॉस्ट इनटू टैक्स रेट। तो फाइनेंस कॉस्ट पे टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग निकालने का तरीका है इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतनी ज्यादा टैक्स सेविंग है। टैक्स एग्जॉस्शन भाई, टैक्स सेविंग तो तब मिलेगी ना जब आप टैक्स पे करने वाले हो, और कब पे करोगे? जब प्रॉफिट्स में हो। अगर आपने इतना डेट ले लिया कि आप लॉसेस में चले गए हो तो टैक्स सेविंग कहां की? तो टैक्स एग्जॉस्शन से मुराद है पॉइंट वेयर यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू अवेल टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग के लिए यू नीड प्रॉफिट्स, और विद इंक्रीज्ड गियरिंग देयर मे कम अ पॉइंट वेयर आपके प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। इसको टैक्स एग्जॉस्शन कहा जाता है जी। एनी अदर टर्म व्हिच यू थिंक रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन? एजेंसी कॉस्ट इज समझना चाहो तो कॉस्ट ऑफ कोवेनेंट्स। जैसे जैसे डेट बढ़ेंगे कोवेनेंट्स टाइट होते जाएगा ना, ठीक है। कोवेनेंट्स को फिर मीट करने की कॉस्ट लगेगी आपको, उसको हम एजेंसी कॉस्ट यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब देखें, वो तो बात है कि डेंजर्स ऑफ हाई लेवल गियरिंग में तो नहीं आता ना वो, इफ यू डोंट हैव मोर ऑफ, वैसे एज पर MM तो डेट इज रिस्क फ्री, सिक्योरिटी की तो मसला ही नहीं है। एज पर MM सिक्योरिटी में एसेट देने वाला मसला तो है ही नहीं। और तो MM के तहत तो ये रियलिटी नहीं आती। और हम फिर डेंजर्स की जब बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए एसेट ना अवेलेबल होना इज नॉट अ डेंजर। डेंजर तो ये है भाई, मसले बढ़ जाएंगे, फजूली बढ़ जाएगी। एसेट अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ, नहीं फर्दर डेट नहीं लोगे ना। एसेट अवेलेबल ना होने की वजह से कोई नुकसान या कारोबार नहीं डूब गया आपका, कारोबार डूबेगा डेंजर्स इनकी वजह से जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहां तक जो हमने अब MM की जो रिलेशनशिप्स देखे हैं, इन रिलेशनशिप्स को लेके कुछ एक्टिविटीज हमारे पास हैं। MM की इक्वेशंस को लेके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ICAP में आए काफ़ी अर्सा हो गया है। माजी में हमें पास पेपर आपको देखेंगे, आपको कोई पास पेपर में क्वेश्चन नजर आएंगे MM के ऊपर, बहुत लेकिन बहुत पुराने 2008, 10, 6 में। रिसेंट टाइम में देखें तो बड़ी रेयर अपीयरेंस है MM पे क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ मैंने ब्रीफ सी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन, कुछ ब्रीफ इलस्ट्रेशन रखी हुई हैं ताकि हमें एक रीजनेबल सी प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग इन इक्वेशंस की जो हमने ये पढ़ी हैं प्राइमरली,
इनकी हमें मिल जाए। तो इसके लिए हमारी पहली इलस्ट्रेशन हमारे पास है इलस्ट्रेशन 32 पेज 195 पे, पेज 195 पे इलस्ट्रेशन 32। ये जी इलस्ट्रेशन 32 आ गई। डिंगो लिमिटेड रिक्वायरमेंट क्या है जी? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड इक्विटी बायबैक स्कीम on both the company's weighted average cost of capital and on its total market worth, assuming that the company pays corporation tax at 35%. दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। एक, खैर अभी हम स्कीम पढ़ते हैं, बायबैक, शेयर बायबैक स्कीम है, शेयर बायबैक स्कीम, और हम रीफाइनेंसिंग के थ्रू बायबैक की जब बात करते हैं, मतलब हम डेट से फाइनेंस रेज कर रहे हैं और उससे शेयर बायबैक करके गालबन रिडीम कर रहे हैं। दिस इज शेयर बायबैक स्कीम कि आपने एक सोर्स से फाइनेंस रेज किया और उससे आपने इक्विटी को रिडीम किया। मैंने जैसे पहले बोला, हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की जब बात करते हैं तो हम रीफाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। रीफाइनेंसिंग से हमारा एक सोर्स से फाइनेंस रेज करना, दूसरे को रिडीम करना। कंपनी के पास एडिशनल फाइनेंस नहीं आता रीफाइनेंसिंग में। फाइनेंस रेज जरूर होता है लेकिन एक इन्वेस्टर से निकल के दूसरे इन्वेस्टर की पॉकेट में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। तो ये भी रीफाइनेंसिंग के एंगल से उसने कहा कि रीफाइनेंसिंग होने जा रही है, इसका इंपैक्ट ऑन कंपनीज वैक क्या है और इसका इंपैक्ट ऑन टोटल मार्केट वर्थ क्या है। तो ये जो इक्वेशन मैंने छुड़वाई थी ना आपसे, मार्केट वैल्यू वाली, वो भी डिस्कशन में यहां पे आ जाएगी। तो आई एलैबोरेट दैट। पहले हम कहानी पढ़ लें। द बोर्ड ऑफ डिंगो लिमिटेड इज डिस्कसिंग वेदर टू ऑल्टर द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनीज लेजिस्लेशन अलाउज कंपनी टू रीपरचेज देयर ओन शेयर्स एंड बोर्ड proposes to issue 5 million of new debt and to then use the finance so raised to buy back 5 million worth of company's shares on the stock market. Dingo's current balance sheet in summary form is as follows. रुपीज इन थाउजेंड में डाटा है जी। नेट फिक्स्ड एसेट, करंट लाइबिलिटीज, ये आपके टोटल एसेट्स आ गए नेट होके, और फाइनेंस बाय में ये आपका 25 पैसे के हिसाब से ये शेयर पेड अप कैपिटल है, ये रिजर्व्स है, ये शेयर होल्डर फंड्स टोटल हो गया जी ये, और ये डिबेंचर्स आ गए, और ये जनाब आपका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का आ गया। द कंपनीज शेयर्स आर करंटली कोटेड एट 1.67x. द डिबेंचर्स आर redeemable at par in 10 years time and each is currently priced at 80x interest, nominal value 100. Assume that corporate debt is risk free and new issue of debt will have no effect on the debentures currently in issue. The company's shares have a beta value of 1.24, market return is 15, yield on treasury bill is currently 5.5. अच्छा जी, हमें कहा गया है इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड बायबैक स्कीम ऑन बोथ कंपनीज वैक एंड इट्स मार्केट वैल्यू। जब हमसे इफेक्ट कहा जाता है तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? वैक पे इफेक्ट का क्या मतलब है? चेंज। तो चेंज के लिए हमें पहले करंट वैक निकालना है, फिर रिवाइज वैक निकालना है, फिर इफेक्ट बताओगे ना, ठीक है? तो आपको वैक करंट कैलकुलेट करना है, रिवाइज्ड कैलकुलेट करना है, और फिर आपने इफेक्ट बताना है विच में बी मेजर्ड एज इंक्रीज और डिक्रीज। इसी तरह आपने मार्केट वैल्यू, क्या टर्म यूज की इसने? मार्केट वर्थ की टर्म यूज की है, मार्केट वर्थ की टर्म यूज की है। तो ये भी करंट, रिवाइज्ड एंड इफेक्ट। ये जी हमारा टेबल है जिसको हमें पॉपुलेट करना है। ठीक हो गया जी? तो हम सबसे पहले एक वर्किंग बनाते हैं वन करंट वैक के लिए। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा करंट वैक बनाना। तो करंट वैक निकालना शुड बी इजी फॉर यू। करो जरा कोशिश। करंट वैक शुरू करते हैं कहां से जी? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स बनाओ, और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ सोर्स बनाओ। मार्केट वैल्यू रुपीज इन मिलियन में ले लो, 1000 में गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो सोर्सेज क्या क्या हैं जी? कितने सोर्सेज हैं? 2, एक इक्विटी, दूसरा डिबेंचर्स। ठीक हो गया जी। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है जी? कहां से आएगी इक्विटी की कॉस्ट? कितने मॉडल पढ़े हुए इक्विटी की कॉस्ट के आपने? इक्विटी की कॉस्ट के कितने मॉडल पढ़े हुए हैं? हेलो, डीवीएम एंड कैपम। तो यहां पे कौन सा लगना है? बीटा इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपम लगना है। तो जनाब कैपम मॉडल के तहत आरएफ की तरह 5.5 प्लस आरएम 15 माइनस आरएफ इंटू बीटा, बीटा क्या है? 1.24। तो बताइए जनाब कॉस्ट ऑफ सोर्स क्या आ रहा? 17.28। डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या है जी? डिबेंचर्स की कॉस्ट, डिबेंचर रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है। आप बड़े आसानी से हम बता सकते हैं रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैसे आएगी। क्या होती है रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट का तरीका? IRR ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। तो क्या यहां पे पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बना सकते हो आप? कैन यू डिटरमिन पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज? नो। एक साथी कह रहे हैं नो। क्यों नो? यस हो गया, दिया हुआ टैक्स रेट। कैश फ्लो बना लोगे? कौन कौन से कैश फ्लो चाहिए बाय द वे? कैश फ्लो नंबर 1 0 कौन सा होता है? स्टार्ट्स विद मार्केट वैल्यू, अवेलेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट, कितने साल का? 10 साल का। गिवन है रेट, रेट गिवन है इंटरेस्ट बनाने के लिए जी? बेटा रेट डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर किस रेट पे इशू हुए? इज इट अवेलेबल? द आंसर इज नो। रिडीमेबल डिबेंचर है, IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो होता है, हमें पता है, बट वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड कैश फ्लो। इंस्टेड वी आर टोल्ड कंपनीज दैट इज रिस्क फ्री एंड वी आर गिवन रिस्क फ्री रेट। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको पोस्ट टैक्स कर देंगे सिर्फ। व्हाट इज द टैक्स रेट? 30%। दिमाग नहीं चल रहा अभी आप लोगों का? 35। तो बोलो क्या आया पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? 3.58। लीजिए जी, मार्केट वैल्यू आ जाइए। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू हैं जी आपके 4.5 मिलियन इंटू 4, ये नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू हैं। और प्राइस है एक्सटिव 1.67, ये आपके पास मिलियन में आ जाएगी। और डिबेंचर्स आपके हैं जी 9.375 मिलियन रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, डिवाइड विद 100 इंटू 80। लीजिए जी इक्विटी की मार्केट वैल्यू, इक्विटी की मार्केट वैल्यू 30.06 और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 7.50। टोटल हो गया 37.56। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर है। और इनके जो सम है ना, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो उसने टर्म यूज़ की, टोटल मार्केट वर्थ। ये है टोटल मार्केट वर्थ। इसको हम वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। आगे बिजनेस वैल्यूएशन में जाएंगे, इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे इस टर्म को। बट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल बिजनेस, डेट प्लस इक्विटी। इसको टोटल मार्केट वर्थ भी कहते हैं जी। तो अब यहां से हम करंट वैक ले लें। करंट वैक बताओ। सर हमने RF को यहाँ पे IRR की जगह ले लिया, तो हमने इसको रिटर्न ऑन डिबेंचर के लिए और फिर करंट IRR क्योंकि यील्ड इज करंट एंड द कूपन रेट इज हिस्टोरिकल। कैश फ्लोज आप बनाते हैं हिस्टोरिकल रेट पे, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव यील्ड अवेलेबल, यूज इट। 14.54 जी वैक आया 14.54%। दिस इज वैक। अच्छा जी, अब मार्केट वर्थ, सॉरी मार्केट वर्थ भी निकल ही आई है ना, वो भी डाल दो यहाँ पे।
37.56 36 मिलियन, ये भी वर्किंग वन में ही हमने डिटरमिन कर ली। डन हो गया जी। करंट वैक भी आ गया, करंट मार्केट वर्थ भी आ गई, टोटल मार्केट वर्थ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात तवज्जो दिला दूँ स्टेप बाय मार्किंग की बात। अब इस सवाल में उसने हमसे 1 2 3 4 5 6 इफेक्ट मांगा, इफेक्ट हुआ है, लेकिन नंबर सिर्फ इफेक्ट के नहीं है। नंबर 1 2 3 4, शायद अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 8 नंबर यहाँ तक पूरे हो जाने हैं। ठीक है, ये सिर्फ आधे आधे नंबर या एक नंबर की डिफरेंस है। मे बी 9 नंबर यहाँ तक पूरे होंगे, डिफरेंस लेना सिर्फ आधा आधा नंबर है। आप हर स्टेप पे नंबर कमा रहे हैं। ठीक है, हर स्टेप पे नंबर कमाएंगे आप। तो ये तो सिंपल पार्ट था, इसमें तो एमएम की कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व ही नहीं हुई। एमएम की इन्वॉल्वमेंट जो रोल आने लगा है वो नेक्स्ट पार्ट से आने लगा, रिवाइज पार्ट से। और उसके लिए मुझे सबसे पहले आपको इक्वेशन एक्सप्लेन करनी है। हमने इक्वेशन पढ़ी है पेज 194 पे। दैट इक्वेशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ अ गियर्ड कंपनी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ व्हेन द कंपनी वाज अनगियर्ड डीटी। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब एक कंपनी अनगियर्ड है, उसकी जो भी वैल्यू है वो रीफाइनेंसिंग से अगर अपनी गियरिंग बढ़ाएगी। एक कंपनी अनगियर्ड है, बट जब अनगियर्ड कंपनी है तो अनगियर्ड कंपनी की टोटल वर्थ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। ऐसा ही है, अनगियर्ड कंपनी का मतलब है टोटल इक्विटी फाइनेंस है, तो उसकी टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर कंपनी अगर रीफाइनेंस करती है एंड अज्यूम सर्टेन गियरिंग, मतलब कुछ डेट रेज करे और इक्विटी रिडीम कर दे, तो इस इक्वेशन के मुताबिक रीफाइनेंसिंग की वजह से कंपनी जब गियर्ड हो जाएगी तो उसकी वैल्यू उसके अनगियर्ड वर्जन से ज्यादा होगी। कितनी अमाउंट से ज्यादा होगी? डीटी, जितनी अमाउंट का उसने डेट रेज किया इनटू टैक्स रेट। ठीक है, सो व्हेन अ कंपनी अज्यूम्स गियरिंग, इट्स टोटल वर्थ गोज अप बाय द अमाउंट ऑफ डेट रेज्ड इनटू टैक्स रेट। ये नोट कर लो, ये जुमला नोट कर लो, इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन। व्हेन अ कंपनी अज्यूम्स गियरिंग ओब्लिक रेजेस डेट, व्हेन कंपनी अज्यूम्स गियरिंग या रेजेस डेट, ब्रैकेट में लिख दो फॉर रीफाइनेंसिंग। ठीक है, एडिशनल डेट नहीं, रीफाइनेंसिंग के लिए डेट। इट्स टोटल मार्केट वर्थ गोज अप बाय एन अमाउंट, its total market worth goes up by an amount equal to debt raised into tax rate, DT, debt raised into tax rate। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इस सवाल में क्या होने जा रहा है, हमें पहले रिवाइज्ड मार्केट वर्थ ले लेनी चाहिए। वर्किंग टू में मैं जाता हूं, मैं कहता हूं जब मेरी कंपनी अनगियर्ड तो नहीं थी, ऑलरेडी गियर्ड थी ना, तो मैं इस इक्वेशन को इन इट्स ट्रू स्पिरिट अप्लाई नहीं करूंगा। मैं इसको इस तरह देखूंगा कि भाई करंट टोटल मार्केट वर्थ कंपनी की है रुपीज इन मिलियन 37.56 और इंक्रीज इन टोटल मार्केट वर्थ जो आएगी एज अ रिजल्ट ऑफ रीफाइनेंसिंग वो होगी डीटी। कितना डेट रेज करिए? 5 मिलियन। टैक्स रेट कितना है? 35। तो कितना बना डीटी? 1.75। लीजिए जी, दिस विल बी योर रिवाइज्ड टोटल मार्केट वर्थ 39.31। ठीक हो गया? तो वो जुमला जो लिखा है ना उसको पढ़ो, उसका इफेक्ट यहाँ पे देखो मैंने कैसे ट्रांसलेट किया। उस जुमला जो आपको लिखवाया है ना वो इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन है, और इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको लिखवाई उसकी एप्लीकेशन यहाँ मैंने की।
अच्छा जी, ये तो टोटल मार्केट वर्थ ऑफ द कंपनी आ गया ना, बट हमने वैक पे जाना है, तो वैक के लिए तो डेट इक्विटी चाहिए होता है। तो हम इसमें से लेस करते हैं टोटल डेट। तो हमारा डेट पहले था 7.5, हमने मजीद कितना रेज किया 5, तो डेट तो हो गया हमारा 12.5। तो जनाब यहाँ से रिवाइज वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी कितनी है 26.81। वैक रिवाइज निकालना है तो उसके लिए हमें रिवाइज डेट रिवाइज इक्विटी चाहिए होती है ना, तो ये इक्विटी और डेट की वैल्यूज आ गई। अब हम रिवाइज वैक की तरफ चल रहे हैं वर्किंग 2 से। सॉरी बेटा, ये एग्जिस्टिंग डेट 7.5 प्लस न्यू डेट 5, रिवाइज डेट 12.5। सर जब हम रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब हम डेट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस जो इक्विटी है उसको कम कर रहे हैं, तो जितना इक्विटी कम कर रहे हैं उतना ही हम मतलब डेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये dt क्या हुआ फिर? व्हाट इज dt then? ये कितना इनकॉर्पोरेट हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मैं ब्रीफ एक सेंटेंस में आपको बात बता देता हूं, ज़्यादा बारीकी मजीद आगे चल के बात कर लेंगे। सेम बिजनेस है, मैंने क्या बोला रीफाइनेंस हुआ है, और रीफाइनेंस में मैंने कहा भाई बढ़ जाएगा, मल्टीपल जस्टिफिकेशन इसकी आती हैं। जब आप रीफाइनेंस करके गेयरिंग बढ़ाते हो, वैक पे क्या असर पड़ा? MM थ्योरी विद टैक्स अभी पढ़ी, वैक पे क्या असर पड़ा? कम हो गया। वैक कम होने से आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है। वैक कम होने से पीवी ऑफ कैश फ्लोज बढ़ती है। बिजनेस वैल्यू का एक इंडिकेशन, एक बेसिक सा टूल आपने पढ़ा हुआ है शेयर वैल्यूएशन में, ठीक है। शेयर वैल्यूएशन में आपने पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट तकरीबन कैश फ्लो की पीवी वाला ही कॉन्सेप्ट था ना, बोला था बात है, वहां पर हम शेयर की वैल्यू निकाल रहे थे, बट उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, शेयर की वैल्यू पीवी ऑफ कैश फ्लोज थी। इसी तरह बिजनेस की वैल्यू भी पीवी ऑफ कैश फ्लोज है, लेकिन वैक पे। तो जब गियरिंग बढ़ी, वैक नीचे गया, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़, सेम बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। अनदर एक्सप्लेनेशन इज, जब आप डेट अज्यूम करते हैं तो डेट लेने से टैक्स सेविंग आती है। वो टैक्स सेविंग किसकी जेब में जाती है? इक्विटी इन्वेस्टर की जेब में जाती है, उसकी वर्थ गोज अप। डेट सिंपली 7.5 प्लस 5 हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस 5 की वजह से जो टैक्स सेविंग है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी 26.81 पे गई। तो जनाब हमें अगर आप देखो तो वैक की कैलकुलेशन के लिहाज से वैल्यू ऑफ डेट भी मिल गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी मिल गई, केडी में भी कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि आरएफ तो आरएफ है ना, हमारी गियरिंग बढ़े या कम हो, एज पर एमएम केडी भी चेंज नहीं होगा। तो मुझे केडी भी मिल गया 3.58, ये मेरे पास केडी है। अब रह क्या गया वैक निकालने के लिए? के ई। अब मेरे पास दो तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1 में एमएम की इस इक्वेशन की मदद से केई को गियरिंग के लिए एडजस्ट कर लूं कि मेरी कंपनी की गियरिंग बदल गया तो केई बदल गया कि ना, मेरी कंपनी की गियरिंग बदल गई है ना, क्योंकि मैंने डेट रेस करके बायबैक शेयर्स किए, मेरी गियरिंग बढ़ी है, मेरी केई बढ़ गई है। मैं इस इक्वेशन की मदद से अपनी करंट केई का रिवाइज केई बनाऊं और फिर रिवाइज बैक निकालूं, मेरे चारों कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं ना। मेरे पास वैल्यू ऑफ डेट नहीं आ गई है, वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आ गई है, केडी पहले वाली चलेगी, केई नहीं निकाल लूं अगर मैं, तो मैं रिवाइज बैक पे जा सकता हूं। और अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरे पास करंट वैक है, तो वैक पे गियरिंग के असरात क्या है वो इस इक्वेशन से पता लग रहे हैं। मैं स्मार्टली काम यहां से भी कर सकता हूं, बजाय इसके पहले मैं केई रिवाइज करूं फिर वैक निकालूं, मैं डायरेक्ट वैक भी कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है एंड विल गेट द सेम आंसर। मैं आपको इस ऑप्शन पे लेके जा रहा हूं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल आगे किसी सवाल में आ जाएगा, फिलहाल मैं इस ऑप्शन पे लेके जाता हूं। हमारे पास एक इक्वेशन जो अवेलेबल है, मुझे ये देखिए रिवाइज बिजनेस मार्केट वर्थ ये आ गई मेरे पास 39.31, मेरे स्टेबल में 39.31 आ गई जी। अब मुझे रिवाइज वैक चाहिए, इसके लिए मैं वर्किंग 3 बनाने जा रहा हूं। वर्किंग 3 में मैंने कहा मैं केई के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं
वैक का फॉर्मूला ला रहा हूं विच सजेस्ट वैक ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैक ऑफ अनगियर्ड इनटू 1 माइनस dt ओवर d प्लस ई। अच्छा, जरा इस इक्वेशन को समझिएगा जरा। ये इक्वेशन मुझे क्या कह रही है कि अगर मुझे पता हो मेरी कंपनी जब अनगियर्ड थी तो उसका वैक क्या था, और मुझे उसकी करंट गियरिंग पता लग जाए, तो मैं अनगियर्ड कंपनी का वैक को लेके गियरिंग का साथ उसमें लोड करूंगा तो मुझे मेरी गियरिंग के साथ वैक क्या बनता मिलेगा। ठीक है, मतलब मुझे अनगियर्ड कंपनी का वैक पता हो तो उस पर गियरिंग का इफेक्ट डाल के मैं गियर्ड कंपनी का वैक बना सकता हूं। लेकिन क्या मुझे अपनी कंपनी की अनगियर्ड स्टेट का वैक पता है? मुझे तो एक ही वैक पता है ना, करंट वैक। क्या मेरा करंट वैक मेरी अनगियर्ड स्टेट का वैक है? अनगियर्ड स्टेट का मतलब वैक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरी कंपनी तो गियर्ड है, तो मैंने जो वैक निकाला यहां पे, ये तो गियर्ड कंपनी का वैक है। तो इसका मतलब मैंने अनगियर्ड वैक को वैक में कन्वर्ट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी गियर्ड वैक में गियरिंग को एडजस्ट करना है। समझ आई बात? मैंने अनगियर्ड वैक को गियर्ड वैक में कन्वर्ट नहीं करना, मैंने ऑलरेडी गियर्ड वैक में गियरिंग इफेक्ट को एडजस्ट करना है। ठीक है, इट इज डन इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में कैसे होता है? स्टेप नंबर 1, यूजिंग करंट वैक जो कि गियर्ड है ऐसा, एंड करंट गियरिंग डिटरमिन इक्वेशन ये इस्तेमाल करेंगे। वैक गियर्ड मेरे पास है, करंट गियरिंग मेरे पास है, मैं इस इक्वेशन में डालूं तो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं फॉर दिस कि भाई अगर मेरी कंपनी अनगियर्ड होती तो इसका वैक क्या होता। ठीक है, फिर अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, यूजिंग वैक अनगियर्ड फ्रॉम स्टेप 1 एंड रिवाइज्ड गियरिंग, डिटरमिन वैक गियर्ड जो कि रिवाइज्ड, सॉरी, डिटरमिन रिवाइज्ड वैक गियर्ड। लेट मी राइट, डिटरमिन रिवाइज्ड वैक गियर्ड। ठीक हो गया? तो अब हमने यही इक्वेशन को 2 दफा इस्तेमाल करना है। मेरे पास पहली दफा इसका वैक इज 14.54, मुझे वैक अनगियर्ड डिटरमिन करना है, और 1 माइनस dt करंट वैल्यू ऑफ डेट इज 7.5 इंटू 0.35 over debt plus equity मतलब value of the firm 37.56. Now solve this whole factor to determine WACC ungeared कि अगर मेरी कंपनी अनगियर्ड होती तो उसका WACC क्या होता? It should be higher, 15.63%। सॉल्व करके देख लीजिए। इस इक्वेशन में मैंने करंट गियरिंग को यूज किया और करंट WACC जो कि गियर्ड WACC है उसको फीड किया, मुझे WACC अनगियर्ड मिला। कि अगर मेरी कंपनी अनगियर्ड होती तो उसका वैक क्या होता एज पर MM विद टैक्स थ्योरी। अब यही इक्वेशन दोबारा स्टेप 2 में इस्तेमाल होती है। अब मैं रिवाइज्ड वैक गियर्ड निकाल सकता हूं जब वैक अनगियर्ड मेरे पास है और रिवाइज्ड गियरिंग मेरे पास है। रिवाइज्ड डेट इज 12.5 और रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट इज 39.31। लीजिए जी, बताइए यहां से वैक क्या आया आपका? आपकी गियरिंग बढ़ गई है, तो आपकी गियरिंग बढ़ने से आपका रिवाइज्ड वैक करंट वैक से कम आना चाहिए, क्योंकि MM क्या कहता है? गियरिंग बढ़ने से वैक कम आता है, 13.89।
ये रिलेशनशिप साथ साथ दिमाग में चलने चाहिए। मैथमेटिक्स में गलती हो रही तो फौरन अलर्ट हो जाएंगे हम। गियरिंग बढ़ने से वैक कम होता है पर mm, तो यहाँ पे नजर आ गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अनगेट कंपनी का वैक ज्यादा होता है गेट कंपनी से, वो नजर आ गया 15.60 आया। और ये वाला वैक आपका 14.54 से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो 14.54 पे वैक थे वहां से आपने गियरिंग बढ़ाई है अपनी, रीफाइनेंसिंग में डेट रेज किया, शेयर बायबैक किया आपने, आपका वैक कम हो गया 13.89। तो ये जनाब हमारा रिवाइज वैक भी यहाँ पे आ गया, हमारी तमाम चीज़ें 13.89। इफेक्ट देखना है तो जनाब वैक पे तो इफेक्ट आया रिडक्शन का। कितनी रिडक्शन है जी? 0.65% की रिडक्शन है। और मार्केट वैल्यू में इजाफा है, कितना इजाफा है जी? 1.75 मिलियन का इजाफा है वर्थ ऑफ द कंपनी में। और ये इजाफा किस वजह से बना? dt ऐड हो गया ना इसमें, टोटल वर्थ में dt ऐड हो गया 1.75। additional debt raised into tax rate, this is dt which adds to the total market worth of the company if the company raises it and vice versa by the way। अगर आप रीफाइनेंस में इक्विटी से पैसा रेज करके डेट रिडीम करोगे, आपकी गियरिंग कम हुई ना। डेट कम होने से बिजनेस वैल्यू नीचे जाएगा। कितनी नीचे जाएगी? dt, जितना डेट रिडीम किया इंटू टैक्स रेट। डेट रेज कर रहे हो तो dt से बिजनेस वैल्यू ऊपर जाएगी। डेट रिडीम किया तो बिजनेस वैल्यू गियरिंग कम होने से नीचे जाएगी। कितना? dt से। तो डेट रेज करना, डेट रिडीम करना हैज इफेक्ट ऑन टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस इक्वल टू एन अमाउंट dt। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों देखिए जी, ये दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 आपके सामने विद डिस्क्रिप्शन, विद फार्मूलाज एंड परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन। बेटा ये थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था 12.5 कहाँ से आया, मैंने आपको ये समझाया था 12.5 कहाँ से आया। ये दोबारा आप सवाल करें 12.5 कहाँ से आया? डी है, डेट। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू मैं फीड कर रहा हूँ, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड डेट, रिवाइज एक्टिव। जी जनाब, चलें आगे। एक और इलस्ट्रेशन है जी हमारे पास, इलस्ट्रेशन 33। इलस्ट्रेशन नंबर 33। रिक्वायरमेंट है जी, एस्टिमेट द कंपनीज करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल using theory of capital structure with tax estimate expected share price after the tax change, share price, the company's expected cost of capital after the tax change। टैक्स चेंज के बाद शेयर प्राइस कहाँ जाएगी, टैक्स चेंज के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल पे, देखते हैं क्या बातें करवाने लगा हमसे ये। गवर्नमेंट हैज जस्ट अनाउंस्ड that corporation tax is being reduced from 33% to 30%. Tax rate change हो रहा है per year, and the directors of Varis Limited wish to know the likely effect of this change on the company's share price and cost of capital. टैक्स रेट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आता है, ये हमें मैयर करने को कहा गया है। रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ लिया। कंपनीज करंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑर्डिनरी शेयर्स ₹0.1 पार वैल्यू के हिसाब से 30 मिलियन, शेयर प्रीमियम, अदर रिजर्व, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी, 10% डिबेंचर जो इरिडीमेबल हैं 40। कंपनीज शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 3.2x div and the debentures 125x interest, nominal value 100. Prior to tax change, Varis beta was 1.2, market return is 13. Tax cut itself expected to increase the net present value of Varis operating cash flows by 15. Tax cut होने से present value of Varis
ऑपरेटिंग बिजनेस कैश फ्लोज 15 मिलियन से बढ़ेगी. अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ डेट and market price of debt do not change as a result of this tax change. Ignore advance corporation tax. Various debt may be assumed to be risk free. अच्छा जी, तो पहला पार्ट तो करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी सिंपल फॉर यू. बड़ी दफा करवा दिया करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो करके दिखाओ जरा, पता लगे कितने पानी में पहुंचे हो भी आप. करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Illustration number 33 on page 195. Follow the steps. Identify sources, calculate cost of each source. जहाँ जिस स्टेप पे फंसो अगले स्टेप पे शिफ्ट कर जाओ, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स, देन बैक. ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं. तो 1 बाय 1 काम करते जाओ. जहाँ फंसो अगले पे शिफ्ट हो जाओ. सारे स्टेप जो परफॉर्म कर सकते हो कर लो. जहाँ पे रुकावट है उसको फिर डिस्कस कर लेंगे. लेट्स होप एंड प्रे कि आप लोग ये इसको सॉल्व कर पाएं. हाँ जी, फंस गए क्या? करंट वैक के रेफरेंस से मुझे बताइए क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया अभी तक. सबसे पहले तो आपने सोर्सेज ढूंढने थे, तो कितने सोर्सेज मिले? 2. एक इक्विटी और दूसरा डिबेंचर्स. फिर आपने जाना था कॉस्ट पे. किस किस की कॉस्ट मिल पाई? डिबेंचर्स इक्विटी की बोल दो. चलते जाओ, जो जो निकलता है बताते जाओ. चलो, इसका मतलब फंसने शुरू हो चुके हो. बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रुक रहे हो. देख लो भी कितने सवाल करा चुका हूं मैं. मार्केट वैल्यू निकल आई होगी, वो बोल दो. मार्केट वैल्यू रुपीज इन मिलियन में. इक्विटी की बोलो क्या है, डेट की बोलो क्या है. डिबेंचर की 50 मिलियन. ओके, और इक्विटी की 60 आ रही है. डिबेंचर की 50 मिलियन कैसे आई वैसे?
40 क्या है? 40 यहाँ पे उसकी अच्छा ठीक है, 40 डिवाइड बाई 100 क्या नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए इंटू 125, ठीक हो गया। ये 50 आ गई, बिल्कुल ठीक है आपने। इक्विटी का क्या करोगे? इक्विटी में नंबर ऑफ शेयर्स निकाले 300 मिलियन आ गए 300 मिलियन आ गए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया उनके पर शेयर प्राइस से जो कि एक्स डे प्राइस से, बिल्कुल ठीक है। तो 960 960 हो गया, वेल डन, ज़बरदस्त। ये हो गया जी 1010 वैल्यू वर्थ आ गई हमारे पास। अब डिवेंचर की कॉस्ट आ गई आपके पास कितनी जी? 5.36% आ गई। और डिवेंचर कौन से हैं? रिडीमेबल है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ठीक हो गया। अब रहेगी कैपम से उसकी आ कैपम गई है 19.6 19.6। तो कैपम में आरएफ क्या डाला? 10% क्यों कहाँ से डाला? फ्री है तो डिवेंचर्स आरएफ पे ही होंगे माशाल्लाह आपने अकल इस्तेमाल की लेकिन आधी कर ली, क्योंकि बैलेंस शीट में जो 10% आ रहा है दैट इज हिस्ट्री। यू नीड यील्ड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज योर आरएफ। बैलेंस शीट में हिस्ट्री आती है ना सब कुछ, तो 10% इज हिस्ट्री। हमें तो आरएफ चाहिए, आरएफ तो आज का रेट होता है। आरएफ आज का रेट है तो उसके लिए क्या करो? यील्ड निकाल लो, बॉन्ड की यील्ड निकालो ना, वो होगा ना इन्वेस्टर्स करंट कॉस्ट ऑफ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, वो होगी आपकी आरएफ। तो बताओ कि क्या आती है? जी जनाब, के पे क्यों रुके? सर जो इंटरेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे ना मार्केट वैल्यू से, तो हमारे पास जी कल हमने यील्ड निकाली थी ना, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी, आई ओवर मार्केट वैल्यू सिंपली करना है, वो आपका आरएफ आ गया, उसको यूज़ करो कैपम में तो के आ जाएगी 14%। तो जनाब आप बताइए यहाँ से फिर आपका वैक क्या आया? करंट वैक आपका $13.57 13.57%, दिस इज करंट वैक। तो जनाब हमारा हो गया पार्ट ए, एस्टिमेट द कंपनीज करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा अब MM थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद टैक्स एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस आफ्टर द टैक्स चेंज। टैक्स चेंज के बाद शेयर प्राइस देखें, टैक्स चेंज का इफेक्ट क्या आएगा? टैक्स चेंज के हमारे बिजनेस पे दो इफेक्ट आने वाले हैं। कौन कौन से भला? हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें करंट अवेलेबल है, इस पे दो इफेक्ट आने वाले हैं। कौन कौन से? बिल्कुल उसका फर्क पड़ेगा। जो डीटी हमारा वो बदल गया, पहले डीटी 33 पे था, अब डीटी आ जाएगा 30 पे। 33 से 30 पे आ रहा है ना टैक्स, 33 से 30 पे आ गया, तो इसका मतलब हमारा डीटी जो पहले डी इंटू 33 था अब डी इंटू 30 पे रह गया, मतलब टैक्स सेविंग कम होने से वैल्यू में कमी आई। तो जनाब पहले ज़रा हिसाब लगा लें। हम कहते हैं जी हम पार्ट B1 की बात अगर करें तो हमारे पास करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस है रुपीज़ इन मिलियन में 1010, और रिडक्शन इन वैल्यू आएगी ड्यू टू टैक्स
रिडक्शन इन टैक्स सेविंग हम कह लेते हैं, रिडक्शन इन, इसको टैक्स शील्ड भी कहा जाता है, रिडक्शन इन टैक्स शील्ड भी इसको कह देते हैं, रिडक्शन इन टैक्स सेविंग भी कह सकते हैं इसको, रिडक्शन इन टैक्स शील्ड भी कह सकते हैं। और वो रिडक्शन आई है डेट, डेट हमारा 50 है इंटू 33 माइनस 30%, 3%, कितनी बनी 1.5, ये कमी आई। और साथ ही में क्वेश्चन में बताया गया है 15 मिलियन से हमारे, क्योंकि कैश टैक्सेस रिड्यूस होने से हमारे कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से हमारी पीवी, और ये वेल्थ में ऐड होता है, वेल्थ में ऐड होना मतलब वैल्यू में ऐड होना, तो इंक्रीज इन वैल्यू, रिडक्शन थी ये इंक्रीज आ गई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिजनेस 15 मिलियन। लीजिए तो यहां से बताइए आपकी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कहां जाती है, 1033.50। अच्छा, वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी 1010 से 1023 पे चलेगी, तो क्या डेट की वैल्यू में चेंज आया, डी में कोई चेंज आया, डी में तो चेंज आता है ना, जब डेट रेज करो या डेट रिडीम करो, ऐसा तो कुछ नहीं किया, तो डेट तो उतना ही रहा जितना पहले था, लेस डेट 50, तो हमें क्या मिला, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्विटी 973.50। हमसे मांगा क्या क्या जी, शेयर प्राइस, तो क्या करें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू से, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बदले ना, वही हैं जो पहले थे, कितने हैं 300 मिलियन, तो ये भी रुपीज इन मिलियन चल रहे थे, इस ये भी मिलियंस में शेयर आ गए हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो रुपीज में आ जाएगा, कितना है जी 245, ये आपकी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी। जी जनाब, ये पूरी कहानी आ गई आपके सामने। करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें पता है, टैक्स रेट कम होने से टैक्स शील्ड में कमी आई, डीटी जो हमारे बिजनेस में ऐड हो रहा था पहले 33% के हिसाब से, अब 30% के हिसाब से रह गया, 3% की कमी आ गई, और टैक्स रेट में कमी की वजह से हमारे बिजनेस कैश फ्लोज बढ़ गए, तो कैश फ्लोज की पीवी हमारी बिजनेस वैल्यू में ऐड होगी 15, ये हमारे बिजनेस में एडिशन का, बिजनेस वैल्यू में एडिशन का सबब बना। रिवाइज बिजनेस वैल्यू में से डेट में कोई चेंज नहीं आई, वही पुराने वाला डेट माइनस किया, इक्विटी वैल्यू रिवाइज हुई, रिवाइज शेयर प्राइस हमारे पास आ गई। जी एनी क्वेश्चन, बिजनेस राइटिंग बस मेरी ऐसी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके अलावा उसने कहा जी कंपनीज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बताइए, मतलब हमारी गियरिंग बदल गई ना, पहले 960-50 था, अब 973.5 एंड 50 हो गया, और सिर्फ गियरिंग ही बदली, टैक्स रेट भी बदल गया है। यही वाला वैक का फार्मूला इन्हीं 2 स्टेप्स में यूज करेंगे, करंट वैक से रिवाइज वैक पे पहुंच जाएंगे, बट ख्याल करना है पहले स्टेप में गियरिंग भी करंट और टैक्स रेट भी करंट, दूसरे स्टेप में गियरिंग भी नहीं और टैक्स रेट भी नया। तो जरा ये 2 स्टेप करके मुझे रिवाइज वैक निकाल के दीजिए इस कंपनी का। यही स्टेप 1 स्टेप 2, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहां पे कह दिया आपको कि आपको टैक्स रेट का भी ख्याल रखना है, कि यहां पे आप 33 यूज करेंगे और यहां पे 30 यूज करेंगे। यही 2 स्टेप इन्हीं नरेशन के साथ इस्तेमाल कीजिए और बताइए।
करंट गियरिंग, रिवाइज गियरिंग, करंट टैक्स रेट, रिवाइज टैक्स रेट, सेम 2 स्टेप्स। करंट वैक से कहानी शुरू करेंगे, जो गियर्ड है इसको पहले अनगियर करेंगे, फिर अनगियर्ड वैक को दोबारा गियर करेंगे, रिवाइज गियरिंग, रिवाइज वैक, रिवाइज टैक्स रेट के साथ। पहला स्टेप का रिस्पांस मुझे बता दीजिए। जब आपने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया तो आपने जो करंट वैक को 1 में जब आपने वैक अनगियर निकाला तो क्या आया? 13.80 आया जनाब। और इसके बाद आपने रीगियर किया स्टेप नंबर 2 में, यहाँ से वैक आपने गियर निकाला होगा, कितना आया? 13.60। ठीक है जी। कोई डिसएग्रीमेंट्स? डिसएग्रीमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन 34 उसको भी देख लेते हैं ज़रा। बिल्कुल एक लाइन इलस्ट्रेशन है, इसलिए हम इसको भी ज़रा एड्रेस कर देते हैं। ज़ीब्रा। हाँ बेटा, के रुके हुए फंसे हुए पीछे, क्या कहाँ रुके हुए? सॉरी, डी प्लस ई जो हम लेंगे 1010 ही होगा, बिल्कुल स्टेप 1 में 1010 ही होगा, और स्टेप 2 में ये आपका 1023.5 होगा। Illustration number 34. Zebra PLC has a cost of equity capital of 25 and after tax cost of debt capital of 8% and debt equity ratio of 2:5. The corporation tax rate is 30. Given an MM with the tax world, calculate KEU. कंपनी ऑलरेडी गियर्ड है, इसका मतलब हमें जो KE दी गई है वो KEG है 25%, और हमें दी गई है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी? 8%। हमें डेट एक्विटी रेशो दी गई है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दिस विल बी बेस्ड ऑन मार्केट। ये हमने ख्याल रखना है जब हम MM यूज कर रहे हैं, जब हम बैक कर रहे हैं, डेट एक्विटी की वैल्यू मार्केट बेस्ड लेते हैं हम। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे ये मार्केट वैल्यू बेस्ड ही होंगी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। टैक्स रेट भी हमें गिवन है 30%, और हमने जो इक्वेशन सीखी हुई है वो पिछले पेज से मैं उठाऊं तो KEG इज इक्वल टू KEU प्लस KEU माइनस KD इंटू D इंटू 1 माइनस T ओवर E। अब इस इक्वेशन की डिस्कशन में सिर्फ एक चीज़ जो आपसे मैंने नहीं डिस्कस की थी, हाईलाइट नहीं की थी, वो स्टेज पे मैं कर देता हूँ। ये जो KD यहाँ पे होता है, इसकी की पढ़ लो ज़रा, क्या है? ग्रॉस वैल्यू, और हमें क्या दी गई है? पोस्ट टैक्स। बस ये इसमें से क्या है छोटा सा। ठीक है, तो ये पोस्ट टैक्स है। पोस्ट टैक्स कैसे आई होगी? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज KD इंटू 1 माइनस टैक्स। तो हमें ये चाहिए, हमें ग्रॉस चाहिए, ये ग्रॉस है। तो बना लोगे यहाँ से ग्रॉस? तो जनाब बनाइए ग्रॉस और फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। KD को ग्रॉस कीजिए, यहाँ पे फीड कीजिए और यहाँ से KU निकाल के मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, कितनी आती ग्रॉस होके? KD इज इक्वल टू 8 ओवर 0.7। ठीक हो गया, 11.43। ये हमारी KD है जी, ये आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें भी आपके पास हैं, और मुझे यहाँ से आप KE क्या निकालें? KU निकाल दीजिए इस इक्वेशन से। देखिए कितने लोग कर पाते हैं KU। रह तो कुछ नहीं गया इसमें, एक कैश जो था मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करनी है आपने।
जी जनाब, क्या IKU 22.03%। मुझे लगता है कि ठीक आंसर है ये। वेरीफाई कीजिए जी। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। जी जनाब, आ गया। ये इलस्ट्रेशन 35 डेढ़ लाइन की है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है जी, रिवीजन एंड ये इलस्ट्रेशन 35 ये आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। और हमने इंशाल्लाह मिलना है मंडे को, और मंडे को हमारा फाइंडिंग अप लेक्चर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एज फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न। डिस्कशन तो अब ये जो सीखनी चीज़ें ये तो आगे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन करने हैं, हमने PV के क्वेश्चन करने हैं, हमने बिजनेस वैल्यूएशन करनी है। ये कॉन्सेप्ट्स तो हमारे साथ चलते रहेंगे जो हम अब सीखते जा रहे हैं और जो मंडे को सीखेंगे। मंडे को जैसे मैंने कहा वाइंडिंग अप लेक्चर है, आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी अब तक की डिस्कशन को अच्छी तरह रिवाइज करके आए, क्योंकि इसी डिस्कशन को हमने जो कैपम की जो हमने MM की थ्योरीज पढ़ी, जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ी, और इन सबको हमने कंबाइन करना है। ठीक है, इन सबको हमने कंबाइन करना और एक फाइनल निचोड़ निकालना है, और जोड़ेंगे जाके वहीं डाइवर्सिफिकेशन से। बीच में कहीं भूल गए, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? डाइवर्सिफिकेशन से। तो हमने मंडे को फिर जाके वहाँ पे जुड़ना है, जाके डाइवर्सिफिकेशन से। ये जितनी हमारी डिस्कशन बीच में थोड़ी सी हमने डाइवर्जन ली थी ना, इसने सब ने जाके वहाँ कनेक्ट हो जाना है। तो आपको पता लगेगा ये सारी डाइवर्जन हमने ली ही उसी डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर करने के लिए थी, उसको फर्दर रिफाइन करने के लिए डाइवर्जन थी। ठीक है, तो मंडे को इंशाल्लाह हम ये कॉन्सेप्ट क्लोज करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मूव कर रहे होंगे। साथ ही APV भी जुड़ जाएगा साथ ही, और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को शायद हम भी APV इस एरिया को क्लोज करके वेडनेसडे से हम शायद बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया पे, या थर्सडे से चले जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे से बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया पे जा रहे होंगे जी हम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।